लेकिन सर जब मैं कंडीशन दूसरी लेता हूं, वो कंडीशन जिसमें ये अपोजिट साइड से चीजें हो, क्या हो, अपोजिट साइड से चीजें हो, तो क्या होगा। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे करना है, किस तरीके से आप सभी देखते हो, तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं जिसको आप लोग समझ सकते हो। मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक चार्ज दे रखा है, टाइम चला गया है, यू है, वी है, ए है, टी है, तो उस केस में हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है और इस वन शॉट सीरीज के अंदर आज बारी आती है थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पूरी करंट के बारे में कि सर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर देखते हैं, क्या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की किरचॉफ लॉ क्या होता है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सारी टर्म्स को आज हम लोग जानने वाले हैं, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर, इजीली आप लोग सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाएं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के परिवार के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है सर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जब मेरा चार्ज रुका हुआ था उसको मैंने नाम दे दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन यहां पे जब बारी आती है किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे पहले दो चैप्टर्स के अंदर हमारा चार्ज रुका हुआ था, अब हमारा चार्ज क्या है, वो मोशन के अंदर आ गया है, यानी कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरा कोई चार्ज है वो मोशन के अंदर है, तब हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये पूरी कहानी हुई, दिमाग में बिठा लीजिए, इससे आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यह स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेक्टर आप लोग कहते हो तो सब इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी सर, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि ये वेक्टर जो लॉ है हमारा एडिशन के, उनको फॉलो करेगा। अब जब हम लोग बात करते हैं स्केलर की, तो स्केलर के अंदर क्या है सर, उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकती है। लेकिन थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सर ये वेक्टर जो हमारे एडिशन है उसको फॉलो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अलजेब्रिक जो एडिशन आप सभी करते हो उसको क्या करता है, फॉलो करता है। कैसे, आप सभी को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मैंने माना कि मान लीजिए यार मेरे पास अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, और मैं कहता हूं कि यार मान लो कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं जब की बात है। अगर मेरी कोई भी बॉडी है, मैं बोलता हूं सर इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो ये कितना हो सर, 10 न्यूटन का लग रहा है। ओवरऑल ये क्या करेगी, आगे की तरफ कितने पे जाएगी, बोला सर 15 न्यूटन पे क्या करेगी, आगे की तरफ ये जाने वाली है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन से क्या करेगी, आगे जाने वाली है। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि सर एक बॉडी मैंने ले लिया, इस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया बेटा, 10 यहां से लगाया न्यूटन और 10 न्यूटन इधर से लगाया, तो इस पे हमारा रिजल्टेंट कितना होगा भैया, रिजल्टेंट की बात है तो ये जो रिजल्टेंट आप सभी का होगा वो आप लोगों का क्या होगा, बोले सर रिजल्टेंट इसके लिए हो जाएगा 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सर, यहां पे जो आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हो, और इधर जब आ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव कंसीडर करके इसका रिजल्टेंट हमारा कितना आता है, 0। अगर ये चीज फॉलो होती है तो सारी चीजें मान ली गई। अब हम लोग जब बात करते हैं किसके अंदर बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो यहां पे जब करंट की बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये तुम्हारी 2 ब्रांचेज है। मैंने बोला ठीक है सर, अगर 2 ब्रांचेज है, यहां से मैंने बोला कि ये क्या है, 5 एम्पियर आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, बोला सर 5 एम्पियर आ रहा है, तो यहां पे कितना जा रहा है, बोला सर 10 एम्पियर। बोला सर यहां पे तो मान लिया गया कि चलो ये फॉलो कर रही है, लेकिन सर जब मैं कंडीशन दूसरी लेता हूं, वो कंडीशन जिसमें ये अपोजिट साइड से चीजें हो, क्या हो, अपोजिट साइड से चीजें हो, तो क्या होगा। मान लीजिए मैंने बोला भैया यहां पे कि एक इधर है, एक यहां से ये जा रहा है, और मैंने बोला कि इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, बोला सर ये जाएगा 10 एम्पियर। यानी कि सर यहां पे तो ये अलजेब्रिक सम नहीं बना, ये तो वेक्टर एडिशन तो नहीं हुआ। अगर वेक्टर एडिशन होता तो फिर तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चीजें हो रही थी, 2 अपोजिट लगा रहे हो, रिजल्टेंट कुछ और ही आ रहा है। तो ऐसी वजह से, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अलजेब्रिक सम को क्या करती है, फॉलो करती है। क्या करती है, सिर्फ अलजेब्रिक सम को फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन को, सम जो हमारा होता है वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो नहीं करती है। समझ में आया। तो ये हमारी क्या होती है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी आप सभी की होती है, स्केलर क्वांटिटी आप सभी की हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलो ये तो आपने पढ़ लिया कि स्केलर क्वांटिटी हो गई। सेकंड चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है सर इसकी यूनिट क्या होती है। तो बेटा आप सभी को पता है करंट का मतलब क्या हुआ, सर करंट का मतलब है चार्ज पर यूनिट टाइम, कि भैया कितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कहते हैं। यानी कि सर आई बराबर क्या आ जाएगा? बोले सर आई बराबर आप सभी का आ जाता है, वो होता है Q बाई टी। अब Q की बात करते हो तो Q को हम लोग किस में लेते हैं? बोले सर कूलाम में। T को मतलब क्या लेते हैं? बोले सर सेकंड के अंदर टाइम है। तो ये हमारा क्या होता है? बोले सर ये हमारा है करंट। क्या होता है बेटा? करंट है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ एक एम्पियर की बताओ वैल्यू क्या होती है? एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो भैया जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 एम्पियर हम लोग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 एम्पियर हम लोग इसको कह देते हैं। अब कई बार होता है सर यहाँ पे चार्ज से क्या फर्क पड़ता है? बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं करंट इंटेंसिटी की फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब इंटेंसिटी मतलब कितना तीव्र है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि सर 10 कूलाम का चार्ज यहां पे 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, और एक में मैंने बोला कि 2000 कूलाम का चार्ज है वो 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? 2000 वाले की। तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि अगर सर उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे करंट की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी होती है वो तो थी इसकी इक्वेशन हमने समझ ली। यहीं पे हमारी जो बारी आती है ना बेटा, वो आती है, एक होता है इंस्टेनियस करंट, एक हमारा होता है एवरेज करंट। कि सर एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को यहीं पे समझाना चाहूंगा वो है आप सभी का कि सर ये जो हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो इस करंट को मैं क्या कर रहा हूं? दो तरीके से देख रहा हूं। करंट की जब मैं बात करूंगा इसको मैं दो तरीके से देख रहा हूं। एक यहां पे देख रहा हूं इंस्टेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेनियस करंट का करंट की बात करूंगा, और दूसरा जब मैं यहां पे देख रहा हूं वो आप सभी का यहां पे देख रहा हूं। क्या हुआ भैया? एक हो गया इंस्टेनियस करंट, दूसरा जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं एवरेज करंट के बारे में कि सर ये एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेनियस करंट क्या होता है। तो ये हुआ एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट। अब मेरे भाई मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मान लीजिए कभी आप सभी को बोला जाए कि यार इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे समझेंगे, तो इंस्टेंटेनियस करंट को सीधा सिंपल समझिए कि किसी इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग बाइक चला रहे हो, मैंने बोला कि बेटा इस टाइम पे कितनी स्पीड है बता, तो वो क्या हुई उस इंस्टेंट के ऊपर। मैंने बोला कि बेटा चलिए बता कि 2 सेकंड के अंदर तेरी स्पीड कितनी थी एवरेज, तो तुम क्या बोलोगे सर 2 सेकंड है, 0 से 2 सेकंड के बीच का देख लो कि भैया कितना इसका एवरेज आ रहा है, वो आप बता दोगे। तो वो आप लोगों का क्या होता है? एवरेज करंट। क्या होता है बेटा जी? एवरेज करंट आप सभी का होता है, उसको आप लोग कनेक्ट कर पाओगे उससे। क्या हुआ? एवरेज करंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी सर कैसे समझेंगे, कैसे न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग पहचानेंगे, क्योंकि मान तो अगर करंट लिख दिया और मान लीजिए कुछ इक्वेशन में कुछ दे दिया वैल्यू, फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा उसी को सॉल्व करने का कुछ तरीका मैं आप सभी को समझाता हूं और इसको इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों को टाइम लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है और टाइम में लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर एट लगा हुआ है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिखा हुआ है, यानी कि एट अगर कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है? इंस्टेनियस करंट की। और जब इंस्टेनियस करंट की बात करेगा तो यहां पे ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए आता है, बहुत बहुत छोटे टाइम इंटरवल, यानी कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा dq बाई dt, तुम लोगों का ये हो जाता है। क्या हो जाता है? i इज इक्वल टू dq बाई dt तुम्हारा हो गया, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। और जब एवरेज की बात करोगे तो एवरेज में क्या आएगा? बोला सर इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि आप सभी का ये क्या आ जाता है? यहां पे इन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इन आप सभी का आ जाता है। अगर ये इन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा आई डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है बेटा। अब यहां पे ये डेल क्यू बाई डेल टी का मतलब क्या होता है? बोलो सर Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई क्या होता है? T2 माइनस T1। ये तुम्हारा यहां पे वैल्यूज हो गई है। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे करना है, किस तरीके से आप सभी देखते हो, तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं जिसको आप लोग समझ सकते हो। मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक चार्ज दे रखा है, वो कितना दे रखा है? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 की इक्वेशन आप सभी को दे रखी है। क्या दे रखा है? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 की इक्वेशन आप सभी को दे रखी है। तो मैंने बोला कि तुम्हें एक इक्वेशन दे दी है, ये तुम्हें एक इक्वेशन दे दी है। क्या दे दी है भैया? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आप सभी को दे दिया। ये तुम्हारे पास इक्वेशन है किसकी? मैंने बोला कि सर ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है चार्ज की। क्या है? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। और मैंने बोला फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और इसके अलावा और क्या बोल देगा? फाइंड करंट इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
यानी कि तुमसे सिर्फ उसने न्यूमेरिकल में एक वर्ड चेंज किया, बाकी उसने सब कुछ सेम रखा है, उसने सिर्फ इतना सा चेंज किया है, इन और एट लगा दिया, बाकी तुम लोग समझ लो, खुद समझ रहा है जो, क्योंकि उसने करंट की बात बता दी कि भैया फाइंड करना है तुम्हें करंट। अब यहीं पे तुम्हें समझने की जरूरत थी मेरे भाई कि अगर यहां पे एट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अगर यहां पे एट लगा हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे। मैंने बोला कि भैया अगर एट लगा हुआ है तो एट का मतलब क्या है, बोला सर ये होता है इंस्टेनियस करंट। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट आपका हुआ। और जब इन लगा हुआ है तो इनका मतलब क्या हो गया भैया जी, ये हो गया है एवरेज करंट। तो अभी इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे कैसे, कि मेरी पहली कंडीशन क्या है, बोले सर पहली कंडीशन है इंस्टेनियस करंट को फाइंड आउट करना, और इंस्टेनियस करंट का मतलब क्या होता है, बोले सर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दो। तो भैया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, बोला सर इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आ जाएगा, बोला सर Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आप सभी को दे रखा है, क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+1 आप सभी को दे रखा है। अगर मेरे को I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर dq/dt। अब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, बोला सर ये इंस्टेनियस करंट की बात है, और अगर है तो कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा 2t+2, ये आपका हो गया। और कितने पे पूछा है, बोला सर t इज इक्वल टू, तुमसे पूछा है भैया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, क्या बोला, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बोला है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना हो गया, बोला सर 2 इंटू में 2 प्लस में 2 कितना हो गया भैया, 6 एम्पियर आप सभी का आ गया है। क्या आ गया है, 6 एम्पियर आप सभी का आ गया है, जो आपका क्या है, इंस्टेनियस करंट आप सभी का है। ये हुआ इंस्टेनियस करंट, इसको बोला जाता है इंस्टेनियस करंट। अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड कंडीशन जो है भैया, उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है, वो है तुम्हारा एवरेज करंट। बोला सर एवरेज करंट है, क्यों, क्योंकि सर यहां पे Q कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 1 आप सभी को दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो तुमसे पूछा क्या है भैया, इन 2 सेकंड पूछा गया है। अगर इन 2 सेकंड बोला गया है, क्या बोला गया भैया, इन 2 सेकंड बोला गया है, तो कैसे सॉल्व करना है, बोलो सर इन 2 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एवरेज मुझे निकालना है, और आई एवरेज अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, बोलो सर dq/dt, डेल q/dt, क्या हो जाएगा, डेल होगा। यहाँ पे इंस्टेनियस नहीं निकालना है ना, हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। कौन सा एवरेज करंट, तो क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा डेल q/dt। ठीक है बेटा जी, अगर डेल q/dt है तो क्या हुआ, बोले सर डेल q/dt है तो q की जगह आप पहले 2 रखिए, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, बोले सर q2 माइनस q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, t2 माइनस t1। अगर तुम इसको पढ़ रहे हो 2 सेकंड को तो ये कैसा पढ़ा जाएगा, बोले सर 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में तुम्हारा क्या है एवरेज बताइए, यानी कि तुम्हारा ये t2 टाइम हो गया है, और ये क्या हो जाएगा t1 टाइम। भैया पहले q2 है, q2 का मतलब है कि जब t2 टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन पे इसके अंदर कितना वैल्यू है, कितना यहां पे वैल्यू आ रहा है चार्ज का, वो देखिए। तो भैया इसको अगर तुम लोग देखते हो तो क्या हो जाएगा, बोला सर Q2 टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बोला सर 2 को पुट अप कर दो, तो 2 का मतलब क्या हो गया 4 प्लस में 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, यहां तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब यहां पे क्या होगा माइनस, माइनस का मतलब क्या है Q1, Q1 का मतलब है 0 पुट करो t की जगह, t की जगह 0 करोगे तो ये 0, क्या बचेगा माइनस का 1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि 2 माइनस 0। तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा भैया, इससे ये गया, ये आ जाएगा 8/2, यानी कि सर सीधा सीधा 4 एम्पियर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, जो तुम्हारा क्या है एवरेज है। इसका कितना है 4 एम्पियर, जो तुम्हारा है वो क्या दे रखा है बेटा जी, इसका एवरेज आप सभी को दे रखा है, जो आप लोगों ने बहुत प्यार से समझ लिया है। कितना आ गया 4 एम्पियर। अब इसकी जगह कुछ और भी दे देगा आपको, हो सकता है कुछ और भी दे दे, जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो यहां पे इस तरीके से आप लोगों को इंस्टेनियस करंट है और उसके अलावा एवरेज करंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर करंट की डायरेक्शन क्या है, तो बेटा हमारी करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस से माइनस की तरफ है। वो आप सभी को पता ही है, क्योंकि करंट हम लोग बात करते हैं जनरली, जो पहले साइंटिस्ट थे उन लोगों ने खोजा था और उन्होंने बताया था प्लस से माइनस की तरफ होता है। बस बात खत्म। ये तुम लोगों को दिमाग में बिठा के रख लेना है। यहाँ पे समझ में आई बेटा? आई होप कि आप लोग चीजों को बहुत प्यार से समझ गए होंगे। अब बारी आती है कि सर इसके बाद में और क्या हुआ। अब बारी आती है बेटा करंट डेंसिटी। बोला सर करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ। इस करंट डेंसिटी को समझने से पहले मैं आप सभी को लेके जाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ, जहां पे आप चीजों को करेक्ट कर पाएंगे, या फिर मैं आप लोगों को पहले ही समझा देता हूं। देखो करंट डेंसिटी और आप लोग करंट के बीच में रिलेशन निकालते हो तो भी आप लोग इजीली देख सकते हो, या मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालते हो तो भी चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। अभी रिलेशन होती है वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे वो रिलेशन आती है। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। बोला सर करंट पर यूनिट एरिया की बात है। करंट पर यूनिट एरिया यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना करंट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, या मैं बोलूं कि एक एरिया है
कंडक्टर का, उसके थ्रू कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है उसकी बात है, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। यानी कि सर यहां पे आप लोग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो सर J इज इक्वल टू होता है I बाई ए। I बाई ए का मतलब क्या होता है, ये आपकी होती है बेटा करंट डेंसिटी। क्या होती है बेटा, करंट, और ये आप लोगों की क्या कहला देगी, डेंसिटी। करंट डेंसिटी आप सभी की हो गई है। अगर ये करंट डेंसिटी हो गई है तो यहां पे आप लोगों का ये क्या दे रखा है, बोलो सर ये है आप लोगों का करंट, क्या बेटा जी, करंट आप लोगों का है, और यहां पे क्या दे रखा है, बोला सर एरिया दे रखा है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया की बात है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, अगर तुम लोग देखोगे, बोला सर इसके फॉर्मूले से अगर मैं निकालना चाहूं, जैसे अगर आप लोग निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, बोला सर Q बाई टी था, Q बाई टी था, और Q बाई टी है तो यानी कि कूलम पर सेकंड आप लोगों का आया। लेकिन सर जब SI यूनिट्स की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जो हमारी यूनिट्स हैं उसकी अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर क्या लेते हैं, बोले सर उसके अंदर हम लोग इसको एम्पियर से कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एम्पियर से। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई बेटा, SI जो यूनिट है वो आप लोगों की हो गई है एम्पियर। तो इसकी SI यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो इसको हमारा क्या बोल सकते हैं, बोले सर इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर। ये क्या है, एम्पियर अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि करंट डेंसिटी की यूनिट, और क्या लिख सकते हो, बोले सर एम्पियर मीटर माइनस 2 आप सभी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है। ये तुम्हारे पास क्या आ गई है, करंट डेंसिटी तुम्हारी आ गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी की तरफ चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन है, वो कहानी है कि सर ये तो आपने देख लिया करंट हमारी डेंसिटी क्या हो गई है, लेकिन बेटा अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। करंट डेंसिटी आप सभी ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अच्छे से कर लिया है, लेकिन जब इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, अभी आप लोग जाके पढ़ोगे कि I इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक रिलेशन आप लोगों की होती है, मैं आपको बताऊं, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आप सभी की होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसके बीच में एक रिलेशन होती है, जहां पे आप देखते हो, क्या देखते हो कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD आप सभी का होगा, जिसको आप अभी पढ़ोगे, मैं आगे आपको ड्राइव करूंगा, लेकिन यहां पे जब आया है तो मैं इसको समझा देता हूं। तो ये क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD आप सभी का हो गया है। जब ये I इज इक्वल टू NEAVD हो गया तो करंट डेंसिटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्या हो गया, बोलो सर ये हो जाता है NEAVD डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, A हो जाता है, और A से A जब जाता है तो ये क्या आ जाता है, NEVD आप सभी का आ जाता है, जो आप लोगों की क्या है, करंट डेंसिटी का रिलेशन है किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। किसके साथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आप सभी का एक रिलेशन होता है। अब अगर होता है तो यहां पे एक सवाल दिया गया है, उसी को हम लोग देख लेते हैं, जो इसी से बेस्ड है। बोला गया है भैया कि एक कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ, क्या है, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर। भैया करंट कैरी कर रहा है, कितना कर रहा है करंट कैरी, बोले सर ये कर रहा है 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि गुरुदेव इसको मैं लिख सकता हूं 50 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर आप सभी का हुआ। सेकेंड चीज जो दे रखी वो है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 50 mm स्क्वायर। भैया आप सभी को अगर याद हो तो 1 mm इज इक्वल टू कितना होता है, अगर 1 mm की बात करते हैं, उसको कन्वर्जन करना है मीटर में, तो कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो यहां पे मीटर का mm का स्क्वायर है, तो भैया मीटर का भी स्क्वायर होगा, यानी 10⁻⁻6 आप सभी का आ जाएगा। यहां पे तुम्हारा क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब बात करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है भैया, 50 mm स्क्वायर आप सभी को दे रखा है। अगर 50 mm स्क्वायर दे रखा है तो भैया यहां से क्या आ जाएगा, 50 mm स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी की बात है, कितना आ जाएगा, बोलो सर ये आ जाएगा, करंट कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, नीचे कितना आ जाएगा, बोलो सर 50 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि सर इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया भैया 1 आप सभी का आ गया, यानी कि करंट डेंसिटी कितनी आ गई है, 1 आप सभी की इसकी करंट डेंसिटी आ गई है। अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा इसी के अंदर, कई बार क्या होता है, आप सभी को कुछ सवाल दे दिए जाते हैं जिसके अंदर आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि आप सभी से बोला जाएगा मेरे भाई कि आप लोग मुझे वैल्यू निकाल के दीजिए करंट डेंसिटी की, या फिर आप लोगों को कोई करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा और उसके अंदर आप सभी को कोई ग्राफ दे देता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ग्राफ आप सभी को दे रखा होता है तो आप लोगों का अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करता हूं, क्या हुआ देखो, आप जानते हो I इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर Q बाई टी होता है, बोला सर राइट है। अगर ये Q बाई टी होता है, यानी कि अगर Q की बात करता हूं तो क्या हो गया IT, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए यहां पे आपको करंट दे रखा है, यहां पे आप लोगों को टाइम दे रखा है, और इसके बीच में कोई एरिया दे रखा है, तो बेटा एरिया अंडर द कर्व होता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है, वो होता है आपका I इंटू टी।
क्या होता है, एरिया अंडर दी जो कर्व होता है वो होता है आई इंटू टी, और अगर ए बाई बी करते हो तो वो आप लोगों की क्या निकलती है, स्लोप निकलती है। क्या निकलती है बेटा जी, वो आप लोगों की स्लोप आप सभी को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों की हुई करंट डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। देखो मैं बहुत बेसिक से आप चीजों को करा रहा हूं। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बोला सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, उसकी बात हम लोग यहां पे देखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। यार आप सभी ने देखा होगा कि कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, बोला सर कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब तक उसको बाहर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। अब जब रैंडमली मोशन करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, तो इस तरीके से जब वो मूवमेंट करते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग देखते हैं कि यार हमारी जो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को मिलती है वो कितनी मिलती है, वो हमें मिलती है 0। उस केस में हमारी एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल जो उनकी स्पीड है वो हमें कितनी मिलती है, 0। लेकिन सर जब अगर मैं उसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, पॉजिटिव से प्यार होता है, लगाव होता है। तो उस केस के अंदर वो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, नेगेटिव से उठते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और वहां पे जाने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए भैया हम लोग बात करते हैं कि सर मेरे पास क्या है कि कंडक्टर, ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ये मेरे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर की जब भी मैं बात करूंगा तो इसके अंदर कौन होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई कहां मूव कर रहा है, कोई इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई और कहीं इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भैया जी, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो इस केस में जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये रैंडम जब मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन के केस में क्या होगा, बोलो सर रैंडम मोशन के केस में इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल दी एंड मैं मान लेता हूं कि ये कितना है भैया, n है, तो un पहुंच गया। अगर ये un है तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। un डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी कि जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है, अगर उनका एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आएगा बेटा, वो बराबर आएगा 0 के, वो बराबर आएगा 0 के। उसके पीछे का रीजन मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि यार ये जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्यों ना इनको मैं एक जगह स्ट्रिक्ट कर दूं। स्ट्रिक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, देखो अगर ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, जनरली हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर है तो इनको हमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना है, क्योंकि नेगेटिव को प्यार है पॉजिटिव की तरफ, तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर वहां पे है तो वो भी क्या करेगा, नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, यानी कि नेगेटिव जो चार्ज है उन पे क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हमने पहले दूसरे चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया है कि वो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे बेटा, फोर्स लगाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या किया यार, यहीं पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल फील्ड से। क्या कर दिया भैया, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या हुआ, अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया भैया जी बैटरी से। अगर ये बैटरी से कनेक्ट हो गया तो क्या हुआ, अगर ये बैटरी से कनेक्ट हो गया भैया जी तो क्या हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। बैटरी का ये क्या है भैया, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और मैंने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, बोला सर इस तरफ मोशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे क्या करेंगे, इस तरफ मोशन करेंगे। अब भैया इस तरफ मोशन करेंगे क्यों, क्योंकि सर इनको तो प्यार है किससे, पॉजिटिव से, तो ये सारे के सारे इस तरफ मोशन करने लगे। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, वो है आप सभी की ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आप सभी की हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, प्लस से माइनस की तरफ आप सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, बोलो सर अगर इसको अब हमने लगा दिया तो क्या यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, बोलो सर नहीं होगी, क्योंकि अब ये एक तरफ मोशन करने लग गए हैं, तो अब इनका एवरेज 0 नहीं हो सकता है। अब इनका एवरेज 0 नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी फाइनल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, बोलो सर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस में v4 क्या हो जाएगा, प्लस में आप सभी का क्या हो जाएगा बेटा, v3 है, प्लस में v4 हो जाएगा। इस तरीके से टिल द एंड, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा vn तक, और vn तक जाएगा तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई n आप सभी का हो जाएगा। अगर ये डिवाइडेड बाई n हो जाता है उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, सर इसको आप लोग बोलोगे ना, तो ये आप लोगों की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप लोग क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर v1 प्लस v2 प्लस v3
और टिल दी एंड कहां तक है बेटा, ये आप सभी का हो गया है, वो हो गया Vn तक डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n, यानी कि Vd इज नॉट इक्वल्स टू 0 आप सभी का होगा, Vd नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपकी क्या हो गई है, दूसरी इक्वेशन, ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इस केस के अंदर हमारा Vd नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है, वो ये है कि यार यहां पे अगर मैं इसको फॉर्म में दिखाता हूं कि सर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में देता हूं, तो उस केस के अंदर आप सभी का क्या होगा कि नेगेटिव साइन आएगा। अगर नहीं लेता हूं तो सीधा आप लोगों का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप लोग देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट में लगाएंगे, अपनी डायरेक्शन के क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा भैया, मैं उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख रहा हूं, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर माइनस QE, ठीक है QE, या मैं इसको F इज इक्वल टू क्या लिख लूं, माइनस QE लिख दूं। माइनस से आप समझ सकते हो कि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा हुआ। अब बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बिना डायरेक्शन के शो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, QE। क्योंकि अगर इसका मैं मोड ले लेता हूं तो मोड के केस में इसमें कोई भी ऐसा साइन आने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है सर, अगर ये F इज इक्वल टू माइनस QE हो गया है, तो भैया अब यहां से मेरे को बताओ कि अगर फोर्स है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, बोला सर F इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ma होता है। अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं तो क्या होता है, बोला सर F अपॉन में m होता है। और F की मैं बात करता हूं तो कितना है, बोला सर QE बाई m आप सभी का हो गया। अब ये जो Q है, Q का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रख दो, क्या हो जाएगा, माइनस EE डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m। तो ये तुम्हारा क्या आ गया है, एक्सेलरेशन तुम लोगों को मिल गया कि भैया एक्सेलरेशन कितना होता है, वो तुम्हारा इतना एक्सेलरेशन तुम लोगों के पास आ गया है, जो क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आने के बाद में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास टाइम पीरियड है। तो अब मुझे बताओ कि जब तुम लोग U1 से V1 पे जा रहे हो तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड लगा होगा। मैंने बोला कि उसके लिए T1 टाइम पीरियड लगा है, क्या लगा है, उसके लिए T1 टाइम पीरियड लगा है। उसी तरीके से U2 से V2 पे जा रहे हो तो टाइम पीरियड लगा है, यानी कि उसके लिए टाइम लगा है। तो मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैं U1 से, अगर मैं U1 U2 U3 और टिल दी एंड मुझे अगर दे रखा है कहां तक, UN तक, तो इसके लिए अगर मैं जा रहा हूं कहां पे, V1 V2 और V3 पे जा रहा हूं, तो अगर इसको मैं अगर चेंज किया हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। मान लीजिए ये T1 लगा, ये T2 लगा, ये T3 लगा, और कितना लग गया है, मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये मेरे को लग गया है TN, ये TN तक का टाइम लगा है। क्योंकि मान लीजिए टाइम तो लगेगा ही ना यार, ऐसा नहीं है बिना टाइम के चले जाए। अगर टाइम चला गया है, U है, V है, A है, T है, तो उस केस में हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा भैया, उस केस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बोले सर V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। तो इसी तरीके से लिख लोगे कि भैया V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT1 हो गया, और यहां से चलते जाओगे तो एंड तक जाओगे, VN इज इक्वल टू UN प्लस में ATN आप सभी के पास हो गया। ये तुम्हारे पास V1 V2 V3 की वैल्यूज आ जाएंगे, जिसको आप लोग क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड इक्वेशन में। तो V1 V2 की जितनी V1 V2 V3 और टिल द एंड ऑफ Vn तक की जितनी भी वैल्यूज आएगी उनको आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसके अंदर, VD के अंदर, जिससे आप सभी इजीली चीजों को देख पाएंगे। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं इसको भी, चलिए देख लेते हैं, हम लोग करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। भैया मेरे अगर मैं यहां पे देखता हूं तो क्या हुआ, अब देखो यहां पे मोबिलिटी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो जितनी भी V1 V2 V3 की वैल्यूज थी उनको हम लोगों ने पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद में क्या इक्वेशन बनी भैया, फाइनल इक्वेशन जो बनी वो बनी कि VD इज इक्वल टू क्या आ गया है, बोला सर U1 प्लस AT1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, U2 प्लस AT2 हुआ, और टिल दी एंड कहां तक जाएगा, बोलो सर ये जाएगा UN प्लस में ATN आप सभी का जाएगा, जहां पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। कितना हो जाएगा, N आप सभी का हो जाएगा।
अगर ये n हो जाएगा भैया तो यहां से Vd कितना आ जाएगा, बोला सर Vd इज इक्वल टू, अगर मैं इनको दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कर लूं तो क्या हो जाएगा, u1 को एक तरफ लिख लो, ये जो है u की वैल्यूज है इनको एक तरफ लिख लो और यहां से डिवाइड कर दो un से और डिवाइडेड बाई हो जाएगा n, और यहां पे कितना हो जाएगा, बोला सर a को बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस में टिल द एंड ऑफ tn हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो गया n। मेरे भैया अगर ये n हो गया तो आप मुझे बताओ, इनिशियली आपने ये वैल्यूज को तो देखा था, और जब इनिशियली इन वैल्यूज को देखा था तो क्या समझ में आया था, बोले सर इसकी वैल्यू तो कितनी है 0, यहां से कितना हो जाएगा Vd इज इक्वल टू हो जाएगा a, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले सर इसको बोल सकते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन 4 आ गई है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। यही तो आया, यही थी तुम्हारी वैल्यू या नहीं थी, जल्दी मुझे बताओ कि माइनस ई क्या आ गया बेटा, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, ये आप सभी का आ गया है। ये तुम्हारे पास थी या नहीं थी, यही थी, क्या था, Vd इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये तुम्हारी क्या है, वेक्टर फॉर्म है पूरी। अगर इसको नॉर्मल लिखते हो तो मैं इसका अगर मोड ले लेता हूं तो मोड लेने पर ये क्या हो जाएगा, बोला सर ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ आप सभी का हो गया। तो ये तुम्हारे पास आ गई है। अब तुम्हारे पास क्या होता है, एक होता है मोबिलिटी, क्या होती है बेटा, एक तुम्हारे पास होती है मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया मोबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, बोला सर ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात हम लोग करते हैं। यानी कि मोबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, बोला सर मोबिलिटी को अगर मैं देखता हूं तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Vd की वैल्यू क्या है, बोला सर ये है ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ और डिवाइडेड बाई ई। तो ई से ई गया, क्या आ गया, बोला सर ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, आप सभी का ये फाइनल वैल्यू हो जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप सभी को दे रखी है लाइक 3.2 इंटू 10⁻³ और दे रखी है मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आपसे बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को कुछ दे रखा है लाइक 2 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दे रखे हैं। अब इसके बाद में तुमसे बोलेगा कि मोबिलिटी फाइंड आउट करो, तो भैया मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, बोला सर मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, मोबिलिटी आप सभी की हो जाएगी, बोला सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 3.2 है इंटू 10⁻³ है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोला सर 2 इंटू 10⁻³ भैया ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा 2 से इसको करोगे 1.6 हो गया, यानी कि मोबिलिटी तुम्हारी कितनी आ गई 1.6, आप सभी की मोबिलिटी यहाँ पे आ गई है। तो इसकी यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये तुम्हारे इस तरीके का सवाल पूछेगा मोबिलिटी के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं और जब सवाल बनेंगे तो आप सभी को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज ही आप लोगों को एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस दिलाती है कि तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग फतह हासिल कर सकते हो, तुम अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच सकते हो, बशर्ते यही है कि आप सभी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो आप लोगों को कोई भी रिप्लेस करके चला जाएगा, आप लोग पीछे रह जाओगे और दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है बेटा जी। तो यहां से ये चीज आ गई है। अब यहां पे कुछ रिलेशन होती है, ये देखो ये रही रिलेशन, आप लोगों के लिए पूरा इक्वेशन होती है, इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए मैं इसको पूरा का पूरा डेरिवेशन करा के नहीं कराने वाला हूं, समझ सकते हो आप लोग। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव किए, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके थ्रू चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन होती है तो वो क्या होती है, I इज इक्वल टू NEAVD आप सभी की होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, इनिशियली बताया था। देखो ये रहा I इज इक्वल टू NEAVD आप सभी की रिलेशन होती है। तो ये आपका हुआ। अगर आप लोग मोबिलिटी के साथ देखते हो तो भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सर देखिए आप जानते हो I की रिलेशन जो होता है I इज इक्वल टू क्या है, NEAVD आप सभी का है। और अगर मैं VD को देखूं तो आप लोगों का म्यू क्या होता है, म्यू होता है VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और VD की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर म्यू ई आप सभी का हो जाएगा। यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA, और यहां पे म्यू ई आप सभी का हो जाएगा। और म्यू का मतलब, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के कितने हैं उनकी बात यहां पे कर रहे हैं। और E का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी का हो गया है। और इसके अलावा
यहाँ पे ए की बात करते हैं तो एरिया आप सभी का हो गया है। ये आपकी क्या होती है बोला सर, ये आप लोगों की मोबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मोबिलिटी आप सभी की कहलाती है। और ये आप लोगों का क्या होता है बोला सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी का होता है। ये आप लोगों का हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी का हो गया है। यानी कि म्यू ई आप सभी यहाँ पे लिख देगा, I इज इक्वल टू NEA म्यू ई आप सभी की यहाँ पे लिख देते हो। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन आप निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों को मोबिलिटी के साथ भी चीजें बता दी है, जिससे आप लोग चीजों को बहुत प्यार से, बहुत आसानी से समझते हुए कर पाओगे। राइट है मेरे भाई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप चलिए आगे। आप सभी को पता है ओम्स लॉ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के। कब? जब हमारी ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो उस केस के अंदर की बात है। अब यहां पे हम लोग इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होती है ओमिक, एक होती है नॉन ओमिक। ओमिक कौन होती है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं वो हमारी क्या होती है? ओमिक होती है। नॉन ओमिक कौन होती है? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे आप लोग डायोड के अंदर देखते हो, उसके अंदर क्या होता है कि ये सर इनिशियली तो थोड़ा 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 चलता रहता है, एकदम से जब ब्रेक डाउन होता है तो एक फास्ट तरीके से मूवमेंट होती है। तो वो आप लोगों की रिलेशन देखने को मिलती है। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना उसको हम लोग आते हैं, वो आप लोगों का होता है कि सर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? बोले सर V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये हमने पढ़ा है। क्या होता है बेटा? V बराबर क्या होता है? IR आप सभी का होता है। अगर V बराबर IR है, ये तुम्हें पता है, V बराबर IR, तो R हमारा क्या है? बोला सर R इज इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। यानी कि करंट और रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन है। यानी कि सर रेजिस्टेंस जो होता है अगर वो बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों का करंट हो गया है। और यहां पे अगर बात करते हो तो ये आपका क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या मैं इसको वोल्टेज ही लिख देता हूं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि यार अगर मैं R और V की बात करता हूं तो R इज इक्वल टू एक रिलेशन और होता है जो आपको पता होगा, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ये क्या होती है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या होती है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गई है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे देखूं, मटेरियल लिख लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हो गया है। और यहां पे अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बोला सर ये हो गया है एरिया, और ये हमारी क्या हो गई? लेंथ। ये हमारी क्या हो गई? लेंथ हमारी हो गई। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की कुछ लेंथ है L है, उसका एरिया कुछ है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाता है। अगर मैं यहां से रो की वैल्यू निकालना चाहूं तो रो बराबर कितना हो जाता है भैया? रो बराबर आप सभी का हो जाता है RA डिवाइडेड बाई L। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रो के, क्योंकि रेजिस्टेंस उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना भैया कि कितनी तेरी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी के ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं कि क्या यार जो हमारी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है इसके साथ कोई रिलेशन बन सकता है? किसका? अगर मैं मास के साथ निकालना चाहूं, एन के साथ निकालना चाहूं, इलेक्ट्रॉन के साथ निकालना चाहूं, तो क्या इससे निकल सकता है? क्या हमारे रिलैक्सेशन टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन निकल सकता है? उन्हीं सारी चीजों को अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने अगर देखा हो तो मैंने एक रिलेशन बताई थी, वो थी I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD आप सभी का था। क्या था भैया जी? I इज इक्वल टू क्या है भैया? I इज इक्वल टू है NEAVD। आप सभी ने पढ़ा है, मैंने बोला बहुत बढ़िया पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अब मेरे भैया यहां पे VD आप सभी को पता है क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? मेरे को एक चीज बताओ, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ के आए हो, दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ देखोगे तो एक मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है आप सभी का? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वो था, लेकिन वहां पे मोबिलिटी की बात नहीं कर रहे। एक हम लोग पढ़ के आए थे E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ, क्योंकि मैं मास के साथ चीजें देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मास के साथ चीजें देख रहा हूं, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी। किसकी रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट है। तो भैया यहां से क्या हुआ थोड़ा समझना। मैंने बोला कि यार अगर मैं यहां देखूं तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक रिलेशन पढ़ के आया था। क्या था? बोला सर E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ था। अगर है तो रखिए इसके अंदर क्या होता है। बोला सर I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी ने देखा है। मान लो यार तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और उसकी कुछ लेंथ है L, तो उसका वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? आपने एक रिलेशन देखा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, E इज इक्वल टू V बाई L होता है या V बाई R होता है। माइनस साइन को नहीं कंसीडर कर रहा हूं, E इज इक्वल टू V बाई R होता है,
वो सॉरी वी बाई आर होता है स्मॉल आर, आर का मतलब क्या होता है, स्मॉल आर का मतलब होता है वो डिस्टेंस की बात करता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके केस में, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करता हूं तो भैया E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी बाई एल आप सभी का हो जाएगा, और E इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या मैं रख नहीं सकता, बोलो सर रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए, और यहां पे E हो जाएगा, V की जगह क्या हो जाएगा, E की जगह क्या हो जाएगा, V बाई एल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा टाउ। यानी कि गुरुदेव अगर इसको मैं देखूं तो मैं क्या इसको I को इधर ले आऊं, इसको उधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा बोलो सर, ये हो जाएगा V बाई आई इज इक्वल टू हो जाएगा M बाई एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई टाउ। क्या यही है या नहीं है, क्या यही बना या नहीं बना, बोला सर यही बना। अगर यही बना है भैया तो यहां से तुम देख सकते हो, क्या इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये V बाई आई क्या होता है, बोला सर ये R होता है, और यहां पे L हो गया, A हो गया, तो ये पूरा बचा हुआ क्या हो जाएगा रो, क्योंकि इसका अगर कंपैरिजन करते हो इसके साथ तो यहां पे रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोला सर M डिवाइडेड बाई एन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाउ, M डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाउ आप सभी का होता है। अगर ये रिलेशन होती है तो आपको पता लगा कि यार रेजिस्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, टाउ के, टाउ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना अगर टाउ बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दिमाग में बिठा के रखिए, यह कॉन्सेप्ट है जो आपके पास होना चाहिए, दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, यहां से आप लोग इजीली निकाल पाओगे। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि यार अगर मैं बात करता हूं कि किस तरह, अब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा, जब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे वहां इसका बहुत रोल आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो आप सभी ने देख लिया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, और आगे जाके आप लोग देखोगे कि कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी की है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये आपका कंडक्टिविटी क्या होती है, डाउन होती है। तो ये भी आप सभी के पास है, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब है कि कितनी तेज वो कंडक्ट कर रहा है चीजों को, उसके अंदर से फ्लो इजिली हो रहा है, करंट इजिली फ्लो कर रहा है, उसकी बात होती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी आप सभी की कहलाती है। तो चलिए कंडक्टिविटी को देख लेते हैं। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है पावर। यार देखो पावर को तुम लोग समझ सकते हो, मैंने बोला सर कैसे, देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रोज इक्वल टू क्या है, m अपॉन में एन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाउ आप सभी का होगा। भैया देखो पावर क्या होती है, बोला सर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी कहां से लाओगे, बोला सर जो वर्क डन होता है वही तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, होता है नहीं होता है, जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर वर्क डन कहां से लाओगे, तो आ जाइए हेल्प लेते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, यही पढ़ा आप सभी ने, सबने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप सभी ने भैया मेरे, आप सभी ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ये तुम्हारे पास होता है। वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है, टेस्ट चार्ज तुम्हारे पास होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज है तो वर्क डन कितना हो गया, बोला सर W, और टेस्ट चार्ज क्या मान लीजिए Q, और ये मैंने इसको मान लिया V, तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q हो गया। भैया मेरे Q को तुम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप सभी ने एक अभी रिलेशन पढ़ के आए हो कि भैया I इज इक्वल टू क्या होता है, बोला I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। अगर मैं Q को रिप्लेस करना चाहता हूं तो I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा, बोलो राइट है। अगर हो जाएगा तो कर दीजिए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में IT, और यहां पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर W इज इक्वल टू हो जाएगा VIT, क्या हो जाएगा VIT। तो ये तुम्हारा वर्क डन हो गया, और वर्क डन ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है कि कितना डिसिपेट हो रहा है एनर्जी, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। W, अब यहां से अगर W आ गया तो भैया रखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो P इज इक्वल टू W अपॉन T है भैया, तो यहां पे क्या है, बोला सर VIT है, VIT आप सभी के सामने है, तो T से T गया भैया, क्या बच जाएगा, पावर इज इक्वल टू VI आपका बच गया, और पावर इज इक्वल टू VI हो गया है, तो भैया I को आप लोग रिप्लेस कर दीजिए, I इज इक्वल टू क्या, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर V बाई R हो जाएगा, यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो गया। यहां से एक रिलेशन और बन गई तुम्हारी, और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, बोला सर इसके अलावा और ये कर सकता हूं कि मैं V को रिप्लेस कर दूं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर I स्क्वायर R आप सभी का हो जाएगा। तो ये तीन रिलेशन है आपका, क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R आपका हो गया है। तो ये तीनों चारों चीजें आप सभी के पास होनी चाहिए जिनको आप लोग कनेक्ट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ, समझने के लिए बहुत जरूरी है यार, नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत है। अब यहां पे बात आती है सर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात क्या है, भैया कंडक्टेंस क्या होता है, बोला सर कंडक्टेंस का सिंबल जो होगा वो होगा G, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, बोला सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स।
या ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हो, महोम लिख सकते हो, या इसको और क्या लिख सकते हो, बोला सर सीमेंस लिख सकते हो, सीमन लिख सकते हो। समझ में आया? यानी कि सर ये चीज हो गई, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यानी कि तुम्हारा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का होता है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के, यानी कि वीटी एक साथ, और टेंस है जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वो एक साथ। तो ये आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, चीजों को कनेक्ट कर लेना है। तो यहां पे यूनिट क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर माइनस 1 हो जाएगा, या आप लोग लिख सकते हो महोम मीटर माइनस 1 भी लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो सीमेंस मीटर माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होती है, जिसको इजीली तुम लोग समझ सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अब बारी जो आती है ना उसको समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला सर क्या आएगी। अब इसके बाद में आती है रेजिस्टेंस की बारी। तुमने एक चीज पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था, बोला सर रेजिस्टेंस पढ़ा था। अब रेजिस्टेंस के अंदर तुमने क्या पढ़ा, बोला सर रेजिस्टेंस के अंदर मैंने दो चीजें अभी पढ़ के आया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अब मैंने बोला कि रो एल अपॉन ए तुम्हारी हो गई, मान लिया मैंने, रेजिस्टेंस की बात मैंने मान ली। अब रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन हुए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ सर, जब रेजिस्टेंस का क्या करे, एक जो स्टार्टिंग है, देखो किस तरीके से, मान लीजिए तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसका कनेक्ट कर दिया तुमने दूसरे रेजिस्टेंस के साथ, ओके, इसको तुमने कनेक्ट कर दिया तीसरा रेजिस्टेंस के साथ, और इसको तुमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी के साथ। क्या कर दिया, किसी बैटरी के साथ, ठीक है बेटा, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बोला सर ये हो गया है R1, ये तुम्हारे पास हो गया R2, ये क्या हो गया तुम्हारे पास R3, ये तुम्हारे पास क्या हो गया प्लस, ये माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो तुम लोगों को पता है कि सीरीज के अंदर हमारा वोल्टेज डिवाइड होगा, यानी कि यहां पे V1 कंजम्पशन कर रहा है, यहां पे ये V2 कंजम्पशन कर रहा है, मान लीजिए यहां पे V3 कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि तुम्हारा वोल्टेज क्या होगा इस केस में, डिफरेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा बेटा जी, डिफरेंट होगा। और करंट क्या होगा, करंट क्या होगा भैया, करंट तुम्हारा होने वाला है सेम, करंट होगा सेम। तो इसलिए तुम लोग क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखोगे, और V3 लिखोगे, तो यहां पे करंट की वैल्यू कट जाएगी, और कटने के बाद में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोला सर ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज के अंदर जो भी R2 प्लस R3, सीरीज के अंदर क्या होगा, सीधे सीधे इनको जोड़ दो, इनकी वैल्यूज को जोड़ दो, तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन आ गया है, इजीली तुम लोग इसको देख लोगे। अब सेकंड कंडीशन, अब क्या है भैया, सेकंड कंडीशन की बात है कि गुरुदेव क्या होगा सेकंड कंडीशन में, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो उनके स्टार्टिंग पार्ट है एक साथ जुड़ेगा, सेकंड वो पार्ट है वो एक साथ जुड़ेगा। उस केस के अंदर क्या देखने को मिला भैया, उसके अंदर ये देखने को मिला है कि वहां पे क्या होगा, स्टार्टिंग एक तरफ, लास्ट एक तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, देखिए मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है, मैंने बोला सर स्टार्टिंग एक तरफ, भैया स्टार्टिंग एक तरफ की बात कर रहे हो तो क्या हुआ, बोला सर स्टार्टिंग एक तरफ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, बोला सर इस तरीके से हुआ, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अगर इस तरीके से तुम्हारे पास हुआ तो इस तरीके से अगर ये है तो इस तरीके का जब भी ये कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लस माइनस। तो ये तुम्हारे पास कनेक्शन आ गया। अगर ये कनेक्शन आ गया मेरे भैया तो क्या हुआ, बोला सर ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहां पे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है और करंट यहां पे जा रहा है। और तुम्हें पता है कि अगर करंट की मैं बात करता हूं तो पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। और वोल्टेज क्या रहता है भैया, वोल्टेज आप सभी का क्या रहता है, सेम रहेगा, यानी कि V इसके अंदर है, V इसके अंदर है, V इसके अंदर है, और करंट आप सभी का क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा भैया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। यानी कि सर यहां पे वो V क्या है, सेम है, और करंट क्या डिफरेंट है, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और आप सभी जानते हो यार कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या हो जाता है, अगर I बराबर बात करोगे तो V बाई R आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाता है, V बटे R आप सभी का हो जाता है, V बटे R आप सभी का हो गया। अगर ये V बटे R हो गया है तो यहां से क्या बना भैया, यहां से बन गया कि V बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस सर V बाई R1 प्लस V बाई R2 आप सभी का हो गया है, प्लस V बाई R3 आपका हो गया है। और इस केस में V से V कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आप सभी का आ गया। तो इस तरीके का तुम्हारा ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं कि यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है वो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R टिल द एंड ऑफ Rn। और इसके अंदर देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और R, इस तरीके से आप लोग चलते जाओगे। तो ये तुम्हारे पास हुई।
अब मेरे भैया इसके बाद में मैं आप सभी को अब कराने वाला हूं कलर कोडिंग। क्या बनाने वाला हूं? कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग हम लोग अब देखने वाले हैं, जिसके थ्रू क्या है कि आप लोग इजीली देख पाओगे कि यार किस तरीके से रेजिस्टेंस की कोडिंग की जाती है, जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। चलिए अब आगे देखते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग के बारे में कि सर कलर कोडिंग क्या होती है, किस जब इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो जब कलर कोडिंग की बात की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलती है ना, वो ये होती है कि सर यहाँ पे कलर के कोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग लिखते हो ना कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आप लोगों का क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक होता है। तो अलग अलग तरीके से आप लोग इसको याद करते हो, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर यहां से सीधा सीधा सवाल आप सभी को देखने को मिलता है। तो नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यार अगर आप लोग कभी भी लिखते हो, क्या लिखते हो? अगर ट्रिक याद करना है तो देखिए कि मान लीजिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड और वाइफ, ये तुम्हारे सामने आ गया कि यार बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है आपको। तो बी से आपको पता होना चाहिए क्या होता है पहला कलर, कि भैया ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ, रेड हुआ, इसके बाद में ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, और फिर इसके बाद में आप लोग देखोगे तो वायलेट हुआ, ग्रे हुआ और लास्ट में व्हाइट हुआ। अब यार इनके आप लोगों को कोड याद रखने पड़ेंगे, लेकिन सवाल आप लोगों के सामने जब भी आता है तो इस तरीके से आप सभी को देखना है कि यार उसके ऊपर क्या है? 4 कलर के डिजिट, 4 कलर आप सभी को नजर आएंगे। अब 4 कलर आ सकते हैं, हो सकता है वो आप लोगों को वैल्यूज दे दे और उसके बाद में बोल दे कि बताओ इसका कलर कौन कौन सा होगा इसके अंदर। तो ये दोनों तरीके से आप सभी से पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे काम करने की जरूरत है कि सर इसके अंदर क्या क्या आप लोगों से पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर स्टार्टिंग के जो दोनों डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग क्या लिखते हैं? एक साथ लिखते हैं, तीसरे वाले को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, और लास्ट हमारा क्या होता है? टॉलरेंस। जैसे अभी मैं इसके सामने आप लोगों को बना देता हूं, जिससे थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। जैसे यहां पे बीबी की बात करते हो तो बी का मतलब क्या हो गया? ब्लैक, तो इसको हम लोग 0 दे दिया, इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया, 5 6 7 8 और 9। ये आप सभी ने यहां पे लिख लिया है कि भैया इसका ये क्या हो गया है? ये सिर्फ हमने कलर के बारे में लिख लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? बोले सर अब हम लोग लिखेंगे इसको पावर की फॉर्म में, तो 10 टू पावर, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 5 है, 10 टू पावर 6 है, 10 टू पावर 7 है, 10 टू पावर 8 है और 10 टू पावर 9 है। भैया इस तरीके से आप सभी इसको लिख लोगे और आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे नजर आप सभी को आ रहा है कि यार आप लोगों ने यहाँ पे कलर कोड लिख लिया और आपने इन चीजों को लिख लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी यहाँ पे आती है ना बेटा, वो क्या होती है? देखिए ये लिखने के बाद में आप लोगों का कुछ टॉलरेंस होती है। गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है भैया? 5% होता है। अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, सिल्वर की मैं बात करता हूं बेटा, तो सिल्वर के लिए आप लोगों का कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। और एक आप लोगों का क्या है इसके आगे अदर्स में लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा, वो आप लोग 20% पे लेके चलिए। यह आपके सामने हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी सर हम लोग क्वेश्चन के अंदर कैसे पहचानेंगे? तो बेटा देखिए, मान लीजिए आप लोगों का ये रेजिस्टेंस का ये दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? रेजिस्टेंस का दे रखा है। इसके अंदर देखो एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा, एक कलर ये रहा। इस तरीके से आप सभी को दिए हुए होंगे। यानी कि सर पहला और दूसरा कलर क्या दे रखा है बेटा? मैं मान लेता हूं कि पहला कलर आप लोगों का जो दे रखा है ना बेटा, वो मान लीजिए येलो दे रखा है। तो पहला आपका कौन सा कलर दे रखा है? बोलो सर येलो दे रखा है, ठीक है। और दूसरा कलर कौन सा दे रखा है? बोला सर दूसरा कलर ब्लैक दे रखा है आपको, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा कलर ब्लैक दे रखा है। तीसरा कलर आपको कौन सा दे रखा है? बोला सर ये हमें दे रखा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉयलेट। मैं अगर वॉयलेट ना मान के इसको ग्रे मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ग्रे है। और लास्ट में आप सभी को दे रखा है लाइक ये क्या है? गोल्ड है। क्या है ये? आपको क्या दे रखा है? गोल्ड आप सभी को दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या है, ये कलर आपको दे रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है? इनको देखना है और देख के इनका आंसर निकालना है। तो देखिए भैया कैसे लिखोगे इसको आप। सबसे पहले आपने देख लिया कि यार पहले आपका क्या है? येलो है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रे है और फिर गोल्ड है। यार येलो की बात की जाती है तो येलो कितने नंबर पे है? देखो यहाँ पे कितने पे है, यहाँ पे कितने पे? बोला सर 4 पे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? बोला सर 4 लिखोगे। फिर दूसरा वाला क्या है? ब्लैक है। ब्लैक कितने पे है? 0 पे, तो इसको 0 लिख लिया। तीसरे कलर पे क्या है? अब इन दोनों को हमने क्या किया है? इन दोनों को हमने इस तरीके से लिखा है कि सिर्फ ओनली हमने इसकी वैल्यूज को लिखा है, ना तो इसमें क्रॉस किया है, ना ही हमने इसको एडिशन किया है। हमने सिर्फ एज इट इज इसको लिख दिया। अब इनटू में हम लोग गए, इनटू करने पे हमारा क्या है? ग्रे है। और ग्रे कितने नंबर का है बेटा? अगर आपको पता हो तो 8 नंबर का है। यानी कि सर 8 नंबर का है, तो थर्ड जो इसका ये आएगा,
थर्ड ये आएगा 10⁻⁴ में, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस में लगा दो गोल्ड, और गोल्ड कितने पे है, बोला सर इसकी टॉलरेंस कितनी है, बोला सर टॉलरेंस जो है इसकी 5%। तो इस तरीके से आप सभी को आंसर निकालना आना चाहिए कि सर इसकी टॉलरेंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज आप सभी की देखने को मिलती है। यानी कि 40 × 10⁸ प्लस माइनस 5% आप सभी का हो गया है। अब जैसे यहां पे ये दे रखा है आप लोगों को, लाइक इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों को ब्राउन दे रखा है, तो ब्राउन के लिए कितना आ जाएगा, बोला सर 1 आ जाएगा ब्राउन के लिए। दूसरा आपको क्या दे रखा है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कितना आ जाएगा, बोला सर 5 आ जाएगा। इनटू में थर्ड कौन सा दे रखा है रेड, और रेड के लिए कितना आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। और लास्ट में क्या दे रखा है टॉलरेंस, और टॉलरेंस लाइक गोल्ड कलर की दे रखी है, तो प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा 5%। तो इस तरीके से आप लोगों को ये आनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग निकाल लेते हो तो यही आप लोगों का क्या कहलाती है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस आप सभी की कहलाती है। तो ये कलर कोड निकालना आप सभी को आना चाहिए, जिससे इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। अब चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब इसके बाद में जो बारी आती है बेटा, वो आती है कि सर यहां पे जो है वो है आप लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेटल्स की बात करते हैं, सेकंड सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, थर्ड अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो सर मेटल के केस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे ही आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू के बाद में क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है। और दूसरा केस जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स का लेते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सर हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या है, घटती है। रेगुलरली क्या करती है, घटती है। या तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, या हम लोग क्या करते हैं इंप्योरिटीज को एड ऑन हम लोग उसके अंदर कर देते हैं। तो वहीं पे आप लोगों का जो होता है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा है, दूसरे का टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा है, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। हमने बोला मान लीजिए यार आप सभी के सामने ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे आती है बेटा, आप लोग जब 11th में पढ़ते हो तो वहां पे आप लोगों का लीनियर एक्सपेंशन आप सभी का होता है। उस लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये होता है R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आप लोग इसको लिख लीजिए, जिससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे। और अल्फा हमारा क्या होता है, बोला सर ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या कोफिशिएंट हम लोग बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या थर्मल कोफिशिएंट आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, थर्मल कोफिशिएंट आप लोग इसको बोल सकते हो कि ये कौन सा कोफिशिएंट आप लोगों का है। तो थर्मल कोफिशिएंट भी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आप लोग इसको समझ सकते हो। अब मेरे भैया समझना इसको, मैंने बोला सर अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं तो मेटल्स पे मैंने बोला कि सर मेटल्स की जब भी बात होगी तो मैं बोल रहा हूं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा आता है, बोला सर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है। क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आप सभी का आता है। बोला सर ये कैसे आएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब भी बात की जाएगी कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तो इसको समझिए। अगर ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा मेरे भैया, तो यहां से आप लोग मैं बोलता हूं सर मान लीजिए टेम्परेचर क्या था, T1 था। T1 हमारा कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। मैंने बोला ठीक है। और T2 हमारा कितना है, मैंने बोला कि ये 200 डिग्री सेल्सियस आप सभी का हो गया है। अगर यार ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे मान लीजिए रेजिस्टेंस जो था पहले वो था 50 ओम का था, लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ के कितना हो गया है, 100 ओम आप सभी का हो गया है। लाइक ये आपके पास है। आपके पास इक्वेशन क्या है, बोले सर इक्वेशन जो है वो है R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आप सभी का है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं बेटा, R1 को इसके साथ ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर अल्फा = आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोले सर R1, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। मेरे भैया आप मुझे बताइए कौन सा ये कोफिशिएंट आ रहा है, इसकी वैल्यू किस में आएगी। मैंने बोला R2 कितना है, बोला सर R2 आप सभी का है 100। मैंने बोला ठीक है यार ये 100 हो गया है। यहां से R1 कितना है, बोला सर R1 आप सभी का 50 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोला सर यहां पे R1 कितना है, मैंने बोला 50 है, और इनटू में इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, बोला सर दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। तो भैया यहां से तुम देखोगे तो क्या आएगा, बोला सर ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50 इनटू में कितना हो जाएगा 100। तो भैया 50 से 50 गया, यानी कि सर 0.01 आप सभी का आ जाएगा। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, अल्फा। ये क्या आ जाएगा, अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है भैया, पॉजिटिव आ रही है। तो यानी कि यहां पे क्या होता है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एक सर्टेन वैल्यू के बाद में यहां पे आप लोगों की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इसके लिए रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, बोले सर यहां पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी डाउन होगी, और कंडक्टिविटी डाउन होगी तो आपका टाउ की वैल्यू भी क्या होगी, डाउन होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। आप सभी को मैंने पढ़ाया था, ये देखिए आप सभी को मैंने पढ़ाया था, याद हो तो आप सभी को, जैसे ये रहा
रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, तो इसलिए आप लोग इजीली इसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि सर ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां से आप लोग ये समझ गए, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए कि सर ये किसके केस में आप निकाल रहे हो, मेटल्स के केस में। कई बार आप सभी से पूछ लिया जाता है, तो मेटल्स के केस में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस तरीके से ये सॉल्व करने पर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, चलिए ये तो मेटल का केस हो गया, इसके बाद में और क्या भैया, इसके बाद में हमने बोला कि सर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, वैसे तो अगले ये जो आपका 14th चैप्टर आएगा तब पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि भैया यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा। बोला सर अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाएगी, भैया सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, बोला सर सेमीकंडक्टर के अंदर आप लोगों का मान लीजिए, मैंने बोला टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर रेजिस्टेंस कुछ था, मैंने बोल दीजिए उसका रेजिस्टेंस कितना था, 100 ओम था, ठीक है। लेकिन सर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, बढ़ाने पे कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है, लाइक 50 ओम आप सभी की हो गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सर या तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करोगे, या फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, इसके ऊपर इंप्योरिटीज ऐड ऑन होने के बाद में दूसरा क्या करोगे, या तो आप लोग क्या कर सकते हो इंप्योरिटीज, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद में इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, यहां पे देख पाओगे कि ये भी क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होगी तो ऑब्वियसली बात है करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहां देखिए अल्फा अगर आप लोग यहां निकालते हो तो डायरेक्ट मैं निकालना चाहूंगा, तो यहां से कितना हो जाएगा भैया, यहां पे कितना है, पहला कितना है देखो, दूसरा वाला कितना है 50 है, पहले वाला कितना है 100 है, ये देखो यहाँ पे कितना है 50 और 100 है टाइम, ये पहले वाला कितना है 100 है, इनटू में ये कितना आ जाएगा, बोला सर 100, तो भैया मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोला सर माइनस का 50, और माइनस का 50 है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 है, तो भैया यहाँ से देखो 50 से काटा 2 बार 200 आ गया, यानी कि सर माइनस का 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये आप सभी का आया। अगर भैया ये आप सभी का आ रहा है, यानी कि ये माइनस में आ रहा है और माइनस में आ रहा है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें देखने को मिलता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आप सभी को देखने को मिलता है। तो थोड़ा ये समझने की रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि सर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होने के बाद में आप सभी की क्या होगी, रजिस्टिविटी की यहाँ पे वैल्यू डाउन होगी। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए भैया, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होगी और फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू डाउन होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी और टाउ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आप सभी को पता होना चाहिए। यहां पे तुम देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप लोगों का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सर इनके बीच में क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो ये आपका होता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली होकर इसको समझने की जरूरत है, जितना ज्यादा इसको समझोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा भैया, जिससे उन लोगों को भी पता लग जाए, वो लोग भी चीजों को बहुत प्यार से समझ पाएं और इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं, तो सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो क्या होता है सुपर कंडक्टर? बेटा देखो, कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ कंडक्टर्स की बात करें तो जनरली क्या है, बोला सर टेम्परेचर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर है। अब यहां से क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, यहां से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो यहां से टेम्परेचर बढ़ाने पे मुझे क्या नजर आ रहा है, बोला सर टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरे को क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी इन द केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन सर सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि अगर आप लोग के एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे आप लोग अपना टेम्परेचर लेके जाते हो, तो उस केस के अंदर यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से हम लोग उसको क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टर हम लोग इसको कह देते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये सारी चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कह देते हैं। जैसे मरकरी के लिए कितना होता है, 4.2 के आप लोगों का होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। यहां से कई बार सवाल पूछे गए, सीयूईटी के अंदर भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी इस छोटे से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैंने बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सर आप लोगों का यहां पे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, कि सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो भैया आप सभी जानते हो कि यार जब भी हम लोग मार्केट से कोई सेल लेके आते हैं तो सेल के अंदर हम लोगों को बोला जाता है कि यार ये मैक्सिमम इतना आउटपुट देता है। जैसे ये आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, ये हमारा क्या कैथोड है, ये एनोड है। यहां से इसके अंदर करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा।
अब एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि कई बार आप लोग देखते हो कि सर हम लोगों को कुछ मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होती है, बोला कि सर इससे आप लोग क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 5 वोल्ट ले सकते हो। लेकिन जब सर 5 वोल्ट की बारी आती है तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, लाइक मैं बोलता हूं कि इस लोड के अक्रॉस अगर मैं देखता हूं तो वो 3.2 ही मुझे नजर आता है, यानी कि सर 5 हमारा था, 3.2 हमें मिल रहा है, तो 1.8 गया कहां पे गया ये 1.8? तो ये 1.8 जो होता है ये लॉस होता है किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ईएमएफ किसे कहते हैं, और ईएमएफ हमारा वो होता है बेटा, ईएमएफ के लिए डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है कि सर जब हमारा लोड जो है वो यानी कि एक्सटर्नल सर्किट है वो लगा नहीं होता है, उस केस में आप लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईएमएफ, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में जो हमारा वैल्यू होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। सेकंड, जब आपने कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर रखा है, अब जैसे यहां पे कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्या है कि यहां से वैल्यू जा रही है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में जब ये आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज हम लोग उसको कह देते हैं। इसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि सर जो हमारा सेल है उससे हमारा क्या हो रहा है कि सर यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट के रास्ते में जो ये हिंड्रेंस ऑफर की जाती है, रुकावट उत्पन्न की जाती है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, यानी कि जैसे मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूं, उसके जो पूरे पूरे पार्टिकल्स हैं या मैं बोलूं आयंस हैं, उनकी वजह से जो रास्ते में हिंड्रेंस ऑफर की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि करंट के फ्लो होने पर उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न की जाती है, उसकी बात यहां पे की जा रही है, वो आप लोगों की क्या होती है, हिंड्रेंस की बात है। समझ में आ गया होगा? तो इसकी इक्वेशन है वो आप लोग देख लीजिए, इक्वेशन क्या कहती है, देखिए अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो इक्वेशन क्या होती है, बोले सर E इज इक्वल टू, अब मेरे को बताओ, देखो आपने E कंप्लीट था, अब इसमें क्या हुआ कि जब आप लोगों का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, यहां पे जो आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो वो V मिल गया है, प्लस में IR आप सभी का हो गया। बोला सर ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन ये है बेटा जी कि आप सभी को पता है कि यार जब भी आप लोगों का इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दे, जैसे मैं बोलता हूं मैंने 5 दिया, 5 देने के बाद में आपको मिला कितना है, बोला सर 3.2, और आपको लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1.8 वोल्ट का, यानी कि 1.8 वोल्ट किसकी वजह से हुआ है, बोला सर करंट और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है छोटा वाला उसकी वजह से, यानी कि IR की वजह से 1.8 हुआ है, यानी कि 1.8 में 3.2 ऐड कर दूं तो मेरा क्या कंप्लीट EMF की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, बोला मिल जाएगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस IR है, या इसी को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू IR प्लस में क्या हो जाता है, I स्मॉल r। I की वैल्यू निकालना चाहते हो तो E डिवाइडेड बाई R प्लस R आप सभी का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या है समझने की जरूरत आप सभी को पड़ेगी। अब यहाँ पे दो केस होते हैं, या तो क्या हो रहा है आप लोगों का, यहां से अगर मैं बोलूं तो या तो आप लोगों का क्या हो रहा है, चार्जिंग की कंडीशन है या डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के बताओगे कि ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है या चार्जिंग की कंडीशन है। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग किसी बैटरी से आउटपुट ले रहे हो तो वो आप लोगों की क्या होती है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है, और जब आप लोग किसी बैटरी से आउटपुट ना लेने की जगह उसको सप्लाई दे रहे हो तो उस केस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग का केस। क्या कह देते हैं बेटा, चार्जिंग का केस हम लोग उसको कह देते हैं। तो ये दोनों चीजें आप सभी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा करने की जरूरत है, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओ। तो यहां पे क्या हुआ, अगर E इज इक्वल टू V प्लस IR लिखोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR। ये तुम्हारा क्या है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन। अब चार्जिंग की कंडीशन लेते हो तो क्या हो जाएगा, E प्लस IR आप सभी का हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या होती है, चार्जिंग की कंडीशन आप सभी की होती है। तो ये क्या है, तुम्हारा डिस्चार्जिंग की कंडीशन आप सभी की हो गई है। अब यहां पे देखो ना कि व्हेन करंट I is passes in cell in opposite direction by external battery, then the terminal potential difference is equal to V is equal to E plus IR। तो इस तरीके से तुम्हें ये समझने की जरूरत है जिससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशंस के सेल के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास n आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं, n आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या है कि लाइक मैं बोलता हूं सीरीज में एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वो किससे लगे हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगे हुए हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं इस तरीके से, बोलो सर यहाँ पे क्या है, एक सेल ये लगा हुआ है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल ये लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर एक सेल ना लगा के मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूं किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये क्या है बेटा,
बेटा जी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये आपका R हो गया है, ये आपका E1 हो गया है, ये R1 हो गया है, ये E2 हो गया है, ये R2 आप सभी का हो गया है। तो अब मेरे को बताओ कि आप लोग देखोगे कि सर यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर n आइडेंटिकल कनेक्टर अगर ये लगे हुए हैं तो क्या होगा? भैया यहाँ पे क्या होगा? बोले सर यहाँ पे मैं बोलूंगा E नेट और डिवाइडेड बाई क्या होगा? R प्लस में R नेट। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलता हूं सर अगर ये सारे के सारे सेम लगे हुए हैं तो, अगर सारे के सारे सेम लगे हुए हैं तो बेटा 1 1 1 1 1 के लगे हुए हैं या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी उनके साथ लगे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? यहां पे इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR, स्मॉल r। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगी। ये तुम्हारी क्या है? इक्वेशन बन गई कि NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR आप लोगों का ये हो जाता है इन द केस ऑफ जब n आइडेंटिकल सेल्स आप लोगों के कनेक्टेड हैं किसके अंदर? सीरीज के अंदर। अगर यही तुम्हारे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो क्या होगा? तो बेटा पैरेलल के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि पैरेलल के अंदर हमारा जो पोटेंशियल है वो तो सेम रहता है, यानी कि E की वैल्यू आप लोग अब यहां से आपने क्या निकाला है बेटा? ये करंट निकाला। अब यहां पे आप लोग देखोगे तो आपका पोटेंशियल तो सेम है, यानी कि E तो सेम रहेगा, और डिवाइडेड बाई R ये तो सेम है क्योंकि ये तो अकेला रहेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? बोले सर R इंटरनल है वो क्या हो जाएगा? उसको डिवाइड कर देंगे M से। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरेलल का केस हो गया। अब आपके पास क्या है? मान लीजिए ये जो पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से आप लोग करोगे। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है। और देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो ये है 4th नंबर का, जब आपको बोला जाता है कि दो आप लोगों के सेल हैं वो पैरेलल में है विद इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो इसके लिए E इज इक्वल टू होता है E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर इसी को लिख सकते हो E R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरीके से तुम लोग इसको देख सकते हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 टिल द एंड ऑफ 1 अपॉन Rn तक ये चला जाएगा। दो के लिए क्या हो जाता है? जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ाई है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? R2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारा क्या होता है? ये पूरी तरह से याद रखना है। ये डायरेक्ट तुमसे क्या होता है? इस वाले जो इक्वेशन है इससे बेस्ड सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऐसा ही एग्जाम में आप लोगों को ग्राफ डायग्राम दे देगा और बोल देगा कि बताओ इसका क्या वैल्यू आएगी, कितनी इसकी इंटरनल वैल्यू है, या फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, या इसका EMF कितना है। उन सारी चीजों से रिलेटेड सवाल आप सभी से बन जाते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसके बाद में जो स्टार्ट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है किरचॉफ लॉ। भैया ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इन दोनों लॉ को जिन्होंने अच्छे से सीख लिया ना वो ये मान लो कि यहां पे सारी चीजों को बहुत प्यार से कर जाएगा। पहला मैं बोलता हूं कैसे। अगर पहला तुम देखते हो तो सर आपको पता है कि जो हमारा किरचॉफ जी थे उन्होंने हमें दो लॉ दिए थे, एक दिया था KCL, एक दिया था KVL। KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि सर ये करंट पे बात करेगा, और एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ इसको बोल देते हैं। जैसे अगर मैं करंट लॉ की बात करता हूं, पहला जो है उसकी मैं बात कर लेता हूं। पहला क्या है? करंट लॉ है। अगर करंट लॉ की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? किरचॉफ करंट लॉ की बात कर रहा हूं। तो मेरे भैया ये किस पे बेस्ड होगा? देखो करंट का मतलब क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई T है, यानी कि चार्ज आएगा, यानी कि ये हमारे किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये हमारा क्या है? बेस्ड है। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या होता है, कैसे देखोगे? तो इसके अंदर क्या होता है, किसी जंक्शन पे अगर मैं बात करता हूं, किसकी बेटा? किसी भी जंक्शन पे अगर मैं बात करता हूं तो जंक्शन के अंदर यहां पे आपका समेशन ऑफ I इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0। यानी कि किसी भी जंक्शन पे आप लोग देखोगे उस जंक्शन के ऊपर समेशन ऑफ I जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो कि कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ करंट जा रहा होगा, कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ करंट जा रहा होगा। ये कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन है। कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि सर जो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट होगा, क्या है बेटा? समेशन ऑफ इनकमिंग करंट जो आप सभी का है, क्या है? इनकमिंग करंट है, वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट के। किसके? आउट गोइंग करंट के आप सभी के लिए होगा। तो ये आप लोगों का होगा आउटगोइंग करंट के बराबर। या मैं इसी को बोल सकता हूं कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, क्या है बेटा? इनकमिंग करंट माइनस में क्या होगा? माइनस में हो जाएगा समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। क्या हो जाएगा? आउटगोइंग करंट आप सभी का हो जाएगा। ये आप लोगों का है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है। इनकमिंग जब भी करंट होगा उसको आप लोग कंसीडर करोगे प्लस से आप लोग कंसीडर करोगे इनकमिंग को, ठीक है बेटा। और आउटगोइंग को किससे कंसीडर करोगे? नेगेटिव से आप लोग क्या करोगे? आउटगोइंग जो आप सभी का है उसको आप लोग यहां पे कंसीडर करोगे। तो आउटगोइंग किससे करोगे? नेगेटिव से। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लीजिए आप लोगों का एक जंक्शन है। अगर ये आप लोगों का जंक्शन है, मैंने बोला कि सर यहां से I1 करंट आ रहा है,
I2 करंट आ रहा है, I3 करंट जो है वो जा रहा है, I4 करंट जा रहा है और I5 जो करंट है वो यहां पे आ रहा है। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई चीजें कि I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है या I3 जा रहा है। इसके अंदर हमने बोला कि I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बोला सर आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे इनकमिंग करंट कौन सा है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सर इनकमिंग करंट कौन सा है। इनकमिंग की बात करते हो तो यहां पे है I1, I2 है और I5 है, ये तुम्हारा क्या है, इनकमिंग है। अगर मैं आउटगोइंग की बात करता हूं कि सर आउटगोइंग कौन सा है, अगर मैं आउटगोइंग की बात करता हूं तो आउटगोइंग कौन सा है, बोला सर यहां से I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है। यानी कि सर अल्टीमेटली इनकमिंग और आउटगोइंग मेरे पास है। इनकमिंग जो है इनको मैं कंसीडर करूंगा प्लस से और इसको करूंगा माइनस से। तो इक्वेशन क्या होगी, बोला सर I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, जीरो। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि भैया किस तरीके से तुम्हारा ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग करंट की जो कहानी है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए, मानिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इसकी वैल्यू अगर मान लो यहां पे होती, मैं बोलता कि ये जो है इसकी वैल्यू x है, ये आउटगोइंग है और यहां पे इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इजीली निकाल लोगे। बोला सर x की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बोला यहां पे देखो, यहां पर इनको लिख लो, ये सब 10 प्लस का है, प्लस का है इधर, इसको थोड़ी देर के लिए इधर रखो, 10 प्लस का है, 5 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, माइनस 3 है, माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 0। तो भैया माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर ये प्लस का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 19, यानी कि सर माइनस का 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भैया, एक्स की वैल्यू हो गई है 16 एम्पियर। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि यार कैसे इसके अंदर चीजें हैं और कैसे इसके अंदर नहीं है। तो ये आप लोगों का पूरा होता है केसीएल, जिसको बोला जाता है करंट लॉ या जंक्शन लॉ, आप सभी इसको कह देते हो। क्या कह देते हो बेटा, या तो इसको करंट लॉ बोल देते हो या इसे ही आप लोग बोल देते हो जंक्शन लॉ। ये आप लोगों का करंट लॉ या इसी को बोल दिया जाता है जंक्शन लॉ, आप सभी का कह देते हैं इसको। तो ये हो गया जंक्शन लॉ। अब सेकंड जो आता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल सीधा सीधा बनता ही बनता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सेकंड लॉ, जिसको आप लोग बोलते हो लूप लॉ या पोटेंशियल लॉ। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, समिशन ऑफ वी होता है ना, वो इक्वल्स टू 0 होता है किसी भी सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर समिशन ऑफ वी कितना होगा, 0। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। अगर आप लोगों को दे रखा है किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी, सेकंड लॉ की बात करते हैं। यहां पे केवीएल की मैं बात करता हूं, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यह आप लोगों का हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप सभी का हो गया कि सर ये कैसे काम करेगा। अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करता हूं तो बेटा देखो, वोल्टेज लॉ की जब भी बात करोगे कैसे इसके अंदर होंगी, तो भैया वोल्टेज लॉ को समझने के लिए दिमाग में 2 चीजें पता होनी चाहिए। 2 नहीं, मैं 4 चीजें बताऊंगा। उन 4 चीजों से मोस्टली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप लोगों को पहचानना है कि अगर कैसे लूप और इसकी बात आती है। तो देखो वोल्टेज है, वोल्टेज किससे रिलेटेड है, बोले सर एनर्जी से। तो इसलिए इसको किस पे बेस्ड होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है बेटा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे ये क्या होता है बेटा जी, बेस्ड होता है। तो ठीक है, ठीक है, कंजर्वेशन पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखिए, मैंने बोला यार 4 चीजों को तुम दिमाग में बिठा लो। अगर ये 4 चीजें तुम्हारे दिमाग में है ना, तो ये 4 चीज के जो ये ज्ञान है ना, इनको दिमाग में बिठा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने बोला यार अगर कभी भी तुम्हें कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस दे रखा है और उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट है आई, उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट है आई, और यहां पे मैं बोलता हूं भैया करंट आई फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया है। अगर आर आपका रेजिस्टेंस है, लूप की डायरेक्शन ये है, अगर आर है लूप की डायरेक्शन ये है, ये क्या बेटा लूप की डायरेक्शन है। तो कहीं कहीं पे आपको ये पॉजिटिव नजर आता है कि भैया करंट और ये लूप है, इनको पॉजिटिव ले लो। लेकिन मैं जनरली देखो, या तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव जो भी लेना चाहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं जनरली इसको कंसीडर करता हूं कि आप इसको कैसे लिखोगे, आई आर से लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, इसको आप लोग लिखोगे आई आर से। तो माइनस आई आर आप लोग इसको लिखने वाले हो। तो ये हो गया माइनस आई आर। अगर आप लोग यहां पे बात करते हो, ठीक है बेटा, अगर आप लोग बात करते हो यहां पे, मैंने बोला कि यार अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की
की डायरेक्शन क्या है बेटा जी, ये है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट है, तो उस केस में क्या लोगे, इसको प्लस आई आर आप लोग कंसिडर कर लीजिए। उस केस में क्या करोगे, प्लस आई आर इसको कंसिडर कर लीजिए। अब मान लीजिए आप लोगों की बैटरी लगी हुई है, बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ई है, तो यहां से अगर लूप की डायरेक्शन ये है तो माइनस से, अगर प्लस से ये माइनस की तरफ जा रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस ई। अगर यहाँ पे इस तरीके से है कि सर ये प्लस है, ये ई हो गया, तो यहां से अगर ये एंटर कर रहा है तो प्लस से अगर एंटर कर रहा है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें, या तो प्लस से एंटर करेगा या माइनस से। तो मैंने बोला कि यार माइनस, यहाँ पे देखो इस तरीके से एंटर कर रहा है, माइनस एंटर कर रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, तो इस केस में ये प्लस ई हो जाएगा। तो ये चार चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हें यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है। बोलो सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। बस इतना सा दिमाग में रखिए, क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। अब अगर यहां पे तुम देखना चाहते हो, मैंने बोला कि एक सर्किट के थ्रू तुम्हें समझा देता हूं। मान लीजिए तुम्हारे पास ये दो सर्किट है, एक सर्किट है जिसके अंदर क्या लगे हुए, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक, ये देखिए R2 प्लस ई। मैंने बोला कि यहां पे आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे बताइए, मैंने लूप मान लो कि ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ये आप लोगों के पास है, क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो मैंने बोला भैया यहां से आप लोग लूप की डायरेक्शन बना लो। क्या बना लो, लूप की डायरेक्शन। अगर ये तुम्हारा लूप की डायरेक्शन है, क्या है बेटा जी, अगर ये तुम्हारी लूप की डायरेक्शन है तो यहां से क्या हुआ, R1 हुआ, R2 हुआ। अगर ये तुम्हारी लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो देखो लूप कोई सा भी मान सकते हो, इधर से मान लो, इधर से मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने बोला कि यार यहां देखो करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन भी यही, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आई R1। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो करंट की डायरेक्शन यहां है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई R2। यहां पे देखो क्या हुआ, कहां से माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो प्लस ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, इसको उधर ले जाओ बराबर के बाद में, तो आई R1 प्लस आई R2 हो गया बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, आई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। यानी कि सर अगर यहां से आई निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरीके से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको लूप बना के इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लूप में हो सकता है कि 2-3 लूप आपको दे दे तो उसके अंदर चीजें लगानी हो, तो आप लोग इसको इजीली देख पाओगे। अब जैसे एक सवाल था ये, तो इसमें बोला गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। बताओ इस फिगर के अंदर दे रखा है तो बताइए। अब यहां पे इसने बोला है VA माइनस VB, तो भैया एक चीज तो समझ में आ गया है कि यहां से यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि VA तुम्हारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, ये तुम्हारा क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। ये तुम्हारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, ये तुम्हारा क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। अब सबसे पहले देखो, अब मेरे को लूप बनाना है तो मैंने ये लूप की डायरेक्शन ले ली। अब यहां से देखो VA से निकला है तो VA माइनस क्या हो जाएगा, बोलो सर ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा IR, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, अब यहां से देखो प्लस से एंटर करेगा माइनस यानी कि 3, यहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। यानी कि सर VA माइनस VB अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, तो यार ये प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 9 वोल्ट तुम्हारा हो गया। तो इस तरीके से तुम लोगों को इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके आप लोग क्या कर पाओगे, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से इजीली चीजों को करते हुए आगे बढ़ पाओगे। अब चलते हैं आगे। अगर आगे चलते हैं तो क्या हुआ, अगर आगे चलते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो ये व्हीटस्टोन किसने दिया, सबसे पहले तो यही कहानी है, सर व्हीटस्टोन ब्रिज आया कहां से। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा है इसको देने वाले थे इंग्लैंड के एक फिजिशियन जिनका नाम था CF व्हीटस्टोन। क्या था, CF व्हीटस्टोन, जिन्होंने इसको दिया था। किसने दिया था बेटा, CF व्हीटस्टोन नाम के एक हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे। व्हीटस्टोन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, व्हीटस्टोन, CF व्हीटस्टोन की बात है। ठीक है, CF व्हीटस्टोन। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे चार रेजिस्टेंस को यूज किया। ठीक है, एक बैटरी को यूज किया। ठीक है, एक बैटरी को यूज किया और एक यूज किया यहां पे गैल्वेनोमीटर को। किसको यूज किया बेटा जी, गैल्वेनोमीटर को यहां पे यूज किया। ठीक है, क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर को यूज किया, यानी कि 4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर को यूज किया, और उसके बाद में इन्होंने इसको पूरा बनाया। अब इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर दी। इस तरीके से इन्होंने यहां पे लगा दिया कि ये बैटरी है,
यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज आती है जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो है यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन। क्या होती है बेटा? बैलेंसिंग कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है। तो भैया मैं बोलता हूँ यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन की, किसकी बात करता हूँ बेटा? बैलेंसिंग कंडीशन की बात करता हूँ। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाती है? बोला सर बैलेंसिंग कंडीशन वो है जब इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना करे। यानी कि अगर मैं इसको या तो पोटेंशियल से देख लूं या मैं बोलूं कि नॉर्मली देख लूं, तो मैंने बोला कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट कब फ्लो नहीं करेगा? बोले सर जब ये क्या है, ये जो पोटेंशियल है वीबी का और वीडी का दोनों बराबर हो। जब ये दोनों बराबर पोटेंशियल पे होंगे तो भैया कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल पे अगर चेंज होता तो करंट तभी तो फ्लो करेगा। भैया एक 10 है दूसरा 5 है तभी तो फ्लो करेगा। अगर दोनों को 10-10 रुक दोगे तो फिर पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यार यहां से अगर तुम देखोगे, मैंने बोला पोटेंशियल वीबी पे इक्वल्स टू क्या है? पोटेंशियल ऑन डी। ये तुम्हारे पास हो गया कि भैया वीबी पे जो है और पोटेंशियल ऑन डी ये तुम्हारे पास है। अब कहानी आई कि सर इसको क्या लिख सकते हो? मैंने बोला कि यार अगर वीबी पे देख रहे हो तो यहां पे हायर पोटेंशियल वीए पे होगा, माइनस क्या हो जाएगा? वीबी। क्या हो जाएगा बेटा? इस तरीके से क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीबी आप सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो इस तरीके से यहां भी क्या हो जाएगा? बोला सर वीए माइनस वीडी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है तो कौन कंजम्पशन कर रहा होगा? ये कंजम्पशन कर रहा होगा। यानी कि सर यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर यहां पे आ जाएगा I1 P के बराबर है ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा? I2 R के बराबर। यार I1 बाई R I2 की बात करते हो तो कितना आ जाएगा? बोला सर P बाई R आप सभी का आ जाता है। क्या आ जाएगा? I1 बाई I2 इज इक्वल टू P बाई R आप सभी का आ जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन देखता हूं। अब दूसरी इक्वेशन देखूंगा, वहां पे मेरा क्या होगा? बोले सर वहां पे अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या होगा? बोले सर यहां पे पोटेंशियल की बात है तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? बोले सर यहां पे आप इसको लिखना चाहोगे तो VB हायर पे होगा, माइनस क्या हो जाएगा? VD। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा VD इक्वल्स टू VC। नहीं VD तो आपका इधर है ना, तो वो हो जाएगा VC सी। तो VC तो VD माइनस क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पे बात करोगे तो I1 क्यू हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा? I2 S हो जाएगा। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? S बाई Q हो जाएगा। इन दोनों को इक्विलेट कर दो, दोनों को इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा? बोले सर P बाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S बाई Q। ठीक है, P बाई R इज इक्वल टू S बाई Q है। ये तुम्हारे सामने आ गया है। अगर ये तुम्हारे सामने आ गया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तुम्हें थोड़ा सा, ये क्या हमने उल्टा लिख दिया है क्या? देखो एक बार क्या हमने उल्टा लिख दिया है, एक बार देखो क्या हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है क्या इसको? एक मिनट मेरे को देखिए, एक बार देखते हैं इसको क्या हमने उल्टा लिख दिया है। एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे चीजें पता लग जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे R बाई पी होगा ना यार, ये R बाई पी होगा, ये R बाई पी है, इसको R बाई पी कर लीजिएगा, सॉरी R बाई पी आप लोग इसको कर लीजिएगा बेटा, ये R बाई पी है। तो ये R बाई पी है तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर VB माइनस क्या हो जाएगा? VC इज इक्वल टू VB माइनस क्या हो जाएगा? VD। ठीक है, ये क्या है? VD माइनस हो जाएगा VC। क्या हो जाएगा? VD माइनस हो जाएगा VC। लिख लीजिए यहाँ पे VD माइनस हो जाएगा VC। ठीक है बेटा, तो ये किसके बराबर होगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो VB माइनस VC कर रहे हो तो कितना हो जाएगा भैया? ये तुम्हारा हो जाएगा I1 और किसके बराबर हो जाएगा? Q के। ये किसके बराबर हो जाएगा? I2 S के बराबर। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा? ये हो जाता है S बाई Q। अगर S बाई क्यू है तो दोनों को इक्वल रख दीजिए कि भैया R बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S बाई क्यू। तो भैया P को उधर ले जाइए, R को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? बोले सर P को इधर ले गया तो S इधर आ गया। क्या हो गया? S इधर आ गया। ठीक है, और अगर मैं Q को उधर ले जाता हूं, Q को इधर ले जाता हूं तो R इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि Q इधर चला गया, R इधर आ गया। तो यही तुम्हारी क्या होती है भैया? बैलेंसिंग कंडीशन होती है। इसको तुम लोग क्या बोल देते हो? बैलेंसिंग कंडीशन बोल देते हो। इसके अलावा चाहो तो तुम लोग इसको लूप लॉ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से क्या बन गया है आप सभी का कि भैया P बाई R कर लीजिए या P बाई Q, जैसा भी लिखना चाहते हो कर सकते हो। क्या हुआ बेटा? P बाई Q कर दीजिए या P बाई R, जैसा भी करना चाहते हो कर सकते हो। चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S भी आप लोग इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो? P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S भी आप सभी का हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S भी आप सभी का हो गया। चाहो तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ये सवाल आप सभी के सामने है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए बोला गया है द करंट I ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स। भैया करंट निकालना है। करंट क्या होता है? बोलो सर करंट की बात करते हैं तो करंट इज इक्वल टू होता है E बाई आर।
इक्विवेलेंट, यही तो होता है ना करंट। भैया ई की वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ये सही है ना बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया ना कि भैया क्या हो जाएगा, पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस है। तो भैया क्यू को इसके नीचे ले आइए, आर को उधर ले जाइए, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को क्या निकालना है भैया, आर इक्विवेलेंट निकालना है आई निकालने के लिए। भैया आर इक्विवेलेंट निकालना है क्योंकि वी तो हमारे पास दे रखा है, कितना है 5। अब मेरे भैया इस सवाल को तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला सर ये तुम्हारा क्या है, एक टर्मिनल है जहां से ये दो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहां से आगे से ये कनेक्टेड है, आगे से वो कनेक्टेड है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा क्या है, डी है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, डी है। तो अब इसको बना लो, क्या बना लो, इसको अपना व्हीट स्टोन की फॉर्म में ले लो। क्या हो जाएगा भैया, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा, ये देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को और दिमाग में बैठ जाएगा। बोलो सर इस तरीके से ये बैटरी से कनेक्टेड है, बोलो राइट है। यहां से एक रेजिस्टेंस, बोलो ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां से, बोलो ठीक है, ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस, और यहां पे गया यहां से एक रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या है, गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर है तो आप देखो इसको करो, यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये कितना है 5 वोल्ट का, ठीक है। अब यहां पे देखो कितना दे रखा है, ए और बी के बीच में कौन सा दे रखा है, बोलो सर ए और बी के बीच में दे रखा है 10, ठीक है, ओम। यहां पे कितना दे रखा है, ए और डी के बीच में 5 ओम, ठीक है। उधर जाओगे बीच में कितना दे रखा है, बी और डी के बीच में दे रखा है 10 ओम, यानी कि इसके अक्रॉस जो ओम है वो 10 ओम है। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, बी और सी के बीच में 20 ओम दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में दे रखा है 10 ओम। भैया ये है। अब तुम देखो क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, और बैलेंसिंग कंडीशन चेक करने के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं। अगर इनका रेशियो बराबर है ना, तो देन ये क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में। कैसे देखो, अगर यहां से देखोगे 5 का और ऊपर कितना है 10 का, तो रेशो देखो कितना है, बोला सर 1 और 2 का रेशो है। इधर जाओगे, इधर भी देखो कितना है, 10 और 20, यानी कि सर ये भी कितना है, बोला सर 2 और 1 का रेशो है, यानी कि रेशो दोनों बराबर हैं। और जब रेशो दोनों बराबर होते हैं उस केस में क्या है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। और जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ऊपर वाले सीरीज में है, यानी कि 10 + 20 कितना हो जाएगा, बोला सर 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम। और नीचे वाले भी सीरीज में कितना हो जाएगा, बोला सर 5 + 10 कितना हो जाएगा, बोला सर 15 ओम। अगर ये जो आ जाएगा ये दोनों का क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो यानी कि 30 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, बोला सर ये हो जाएगा 30 × 15 डिवाइडेड बाई 30 + 15, तो कितना हो गया भैया, ये हो जाएगा 15 × 45, 450 डिवाइडेड बाई 45, यानी कि सर सीधा सीधा आ गया है 10। ये 10 ओम क्या है भैया, इनका तुम्हारा क्या है, आर इक्विवेलेंट है। 10 ओम कितना है बेटा, आर इक्विवेलेंट है। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, अगर आर इक्विवेलेंट की बात करता हूं, ये देखो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख लो। क्या है, आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ गया भैया, 10 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 ओम आप सभी की आ गई है। अगर ये 10 ओम आ गई है तो यहां से देखिए क्या होगा भैया, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, बोला सर 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, सीधा सीधा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर जहां पे आ रहा है वही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये तुम्हारे पास 0.5 एम्पियर था, खत्म। तो ये तुम्हारे पास आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का सवाल है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ये बोला गया है भैया, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज all the 4 arms, क्या है, all the 4 arms having equal resistance R. If the resistance of galvanometer arm is also R, the equivalent resistance of combination is. भैया एक चीज मुझे बताओ, सारी वैल्यू R है, तो यहां भी R होगा, यहां भी R होगा, यहां भी R होगा, यहां भी R होगा, और इनके बीच में क्या है, ये R है। तो इस तरीके का ही तो तुम्हारा बनेगा। और यहां से रेशियो चेक करोगे तो 1:1, 1:1, तो एक चीज तो समझ में आ गई, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। और ऊपर के दोनों क्या होंगे, बोला सर सीरीज में, तो जोड़ दो। और यहां पे क्या होंगे, बोला सर ये भी 2R होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, बोला सर 2R प्लस में कितना हो जाएगा, 2R, यानी कि सर ये हो जाएगा 4R², और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, 4R। तो भैया 4 से 4 गया, 1 R से 1 R गया, यानी कि तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई है, R तुम्हारी ओम की आ गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, डी आप सभी का हो गया है, तो डी आपका हो गया है। अब चलिए आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बारी आती है मीटर ब्रिज की। भैया मीटर ब्रिज बेसिकली जो बेस्ड है, ये हमारे किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड है। यानी कि हमसे सवाल पूछा जाएगा किस पे बेस्ड है, तो बेटा याद रखना ये आप लोगों का क्या है, व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है ना बेटा, उसके ऊपर बेस्ड है। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे ये हमारा क्या है, बेस्ड है। तो ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है।
अब प्रिंसिपल पे अगर ये बेस्ड है तो कैसे काम होगा? बोला सर वहां पे हम लोग सिर्फ 4 रेजिस्टेंस को यूज करके चीजों को निकाल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रेंज हो जाती है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि यार यहाँ पे हमने क्या लिया, ये एल साइज का लिया, यहाँ पे इस तरीके से लिया, और यहाँ पे हमने 3 कनेक्शंस लगाए, एक इसका कनेक्शन और इसके कनेक्शन से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया, बीच वाले कनेक्शन से हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया, यहां से इसका वाला और इसका कनेक्शन जोड़ के हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जो हमारा होता है उसको लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से इसी से यहां से हमने क्या किया, दूसरे से रियोस्टेट और बैटरी लगा दिया, साथ ही हमने की को कनेक्ट कर दिया। की से थ्रू क्या है कि हम लोग देख पाएंगे कि सर्किट ओपन है तो कितना है और क्लोज है तो क्या है। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो है एक वायर, इस वायर को यूज करते हैं, जनरली टंगस्टन का बना होता है, कितने का, 1 मीटर का होता है, जो हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर का होता है। और हम लोग बोलते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ जो होती है उसके अंदर, मैं बोलता हूं कि यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं एक्स ओम में। अब यहां पे क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हो, क्या करते हो बेटा, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हो और देख रहे हो कि हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसपे जाके जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 0 आ जाए, उसको हम लोग यहां पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो यही चीज है। अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि मैंने बोला कि यार इसको हमने प्रयोग किया, प्रयोग करने पे पता लगा कि ये जो L1 लेंथ है इस पे क्या हुआ कि मेरे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन 0 आ गया। तो यहां से ये बची हुई कितनी हो जाएगी, L2, और इसको क्या बोलते हैं, L1 को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए P और इसको L2 को कंसीडर करते हैं एज ए Q। तो भैया यहां से क्या बन जाता है, बोलो सर यहां से हमें बन जाता है कि भैया हमारा फॉर्मूला तो पता है, ये क्या होता है, P/R इज इक्वल टू Q/S होता है, या इसको मैं क्या कर देता हूं, P/Q इज इक्वल टू R/S कर देता हूं, ठीक है। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर इतनी लेंथ इंटू में रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया लेंथ में ही तो है, यूनिट लेंथ में हमारा इतना है एक्स ओम है, तो भैया L1 लेंथ के अंदर कितना हो जाएगा, L1x, कितना हो जाएगा, L1x हो गया। तो भैया Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 100 माइनस, या इसको L2x बोल दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, R/S हो गया, x से x गया, तो यहां पे s इज इक्वल टू कितना आ जाता है, बोला s इज इक्वल टू आ जाता है सर L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू में R। और L2 क्या है तुम्हारा, L2 हमारा होता है सर 100 माइनस कर दो L, 100 माइनस L1 कर दीजिए, तो चाहो तो वो कर लीजिए, नहीं तो 100 माइनस L लिख लीजिए, वो भी सही है, और इसको क्या मान लीजिए L। तो ये S इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोले सर 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू में क्या हो जाता है बेटा R। तो इस तरीके का जो ये होता है एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज का एक्सप्रेशन। अब इससे आप लोग इजीली सवालों को कर पाओगे, क्या होता है 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू में क्या हो जाता है R। तो ये तुम्हारे पास आ गया है, तो L2 बाई L1 भी कर सकते हो, S इज इक्वल टू L2 बाई L1 भी आप सभी इसको कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास आ गया, R को मल्टीप्लाई कर दीजिए, R तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से जो भी तुमने यूज किया है उसको यहाँ पे आप क्या करते हो, यूज करते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्या दे रखा है, S इज इक्वल टू क्या आ गया है, 100 माइनस क्या आ गया है, L1 बाई L2। अब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर L1 बाई L2 है तो उसको वहां पे ले जाइए, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू में क्या हो जाएगा R, और ये हो गया S। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं ये सवाल को करते हैं। ये सवाल आप लोगों का बेस्ड है मीटर ब्रिज के ऊपर, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि इन मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो लिया है उसको कितना लिया है, एस को कितना लिया है भैया, 1 ओम ले लिया है। और तुमसे बोला गया है कि द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड से ये वाली कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि अल्टीमेटली ये L की वैल्यू है, और अगर ये L की वैल्यू है तो L क्या होता है, P होता है, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर Q की वैल्यू हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वायर पूरा कितना होता है, बोला सर 100 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें से अगर 20 यूज हो गई तो बचेगा कितना, 80। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर अगर मैं S की बात करता हूं तो S इज इक्वल टू आप सभी का होता है 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R। तुम्हें चाहिए क्या, R की वैल्यू, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। अगर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे R को कंसीडर, देखो यहाँ पे बोला गया है द ब्रिज लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन लेफ्ट राइट गैप। भैया राइट गैप जो होता है ना, ये वाला, ये तो होता है लेफ्ट गैप और यहाँ पे होता है राइट गैप। तो ये राइट गैप जो होता है, S की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1 ओम, और लेफ्ट जो है R हमें नहीं पता, तो उस R की वैल्यू उससे पूछिए। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर S L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। तो भैया S की वैल्यू कितनी है,
एस की वैल्यू है 1 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 गया, कितना आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। 1/4 है तो कितना आ गया 0.25 ओम। 0.25 ओम आप सभी का आ गया। कितना आ गया बेटा 0.25 ओम आप सभी का आ गया है। तो ये हुआ तुम्हारा 0.25। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसको 80/2 लिखो। वो 80/20 लिखोगे तो बेटा 4 आएगा, 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो कहां से तुम इसको लिखोगे। तो ये तुम्हारा आ गया 0.25 ओम। अब बारी आती है कि सर इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो क्या होगा। तो आगे हमारा आता है बेटा पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम लोग इसको 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। एक होता है नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा है ईएमएफ्स का कंपेरिजन करने के लिए, तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए बेटा, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक होता है हमारा जिसको वर्ड बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो दिमाग में बिठा के रखिएगा, इसके लिए डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे का है जिसमें पोटेंशियोमीटर पूरा मैंने आप सभी को समझाया है। अब सेकंड जो होता है वो होता है ईएमएफ्स का कंपैरिजन। तो ईएमएफ्स का जब आप कंपैरिजन करते हो तो इनका एक रेशियो आता है, वो आता है E1/E2 = L1/L2 आप सभी का आता है, अगर इसको हम लोग देखते हैं। और थर्ड होता है जो होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जिसको लिखते हैं R = L1/L2 - 1 इंटू में क्या हो जाता है R। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये पूरा पोटेंशियोमीटर होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप सभी को समझा देता हूं। तो उससे पहले ये सवाल है, इसको होमवर्क है, आप लोग इसको घर से करोगे और सवाल का क्या करोगे, आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। मान लीजिए भैया मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका कुछ लेंथ है। अगर कुछ लेंथ है, मैंने बोला कि सर ये लेंथ है जिसकी वैल्यू कितनी है 20 मीटर की क्या है वो वैल्यू है, ठीक है। अगर ये 20 मीटर की वैल्यू है भैया, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो इस वाले पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो आप सभी से क्या बोला जाता है, बोला सर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बेटा, उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया है, बोला सर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो भैया यहाँ पे कितना है, बोले सर 100। क्यों, क्योंकि सर यहाँ से 100 भेजा था, 0 मिला है, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20, यानी कि सर कितना हो गया है, ये 5 वोल्ट पर मीटर। ये तुम्हारा क्या है पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ के अंदर, कि सर इतना हमारा क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आप सभी का कहलाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसको समझने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे एक आप लोग देखते हो कि नल पॉइंट निकालना, नल पॉइंट क्या होता है देख लीजिए, मैं उसको भी सिखा देता हूँ। भैया नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, नल पॉइंट का मतलब है कि आप लोगों का जो गैल्वेनोमीटर है, क्या है बेटा, जो ये नल पॉइंट की बात की जाती है, नल पॉइंट का मतलब है कि जो आप लोगों का गैल्वेनोमीटर है, क्या है बेटा जी गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो वो कितना आएगा 0। डिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो वो कितना आना चाहिए 0। अब जैसे एक सवाल है, देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये आप लोगों का क्या दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है, एक लेंथ है, उस लेंथ से इसको कनेक्ट कर रखा है, और यहीं पे एक सेल लगा हुआ है और उसके अक्रॉस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे हमने कनेक्ट कर रखा है एक जॉकी को, जॉकी कनेक्टेड है यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला कि सर इसकी लेंथ कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, या 20 मीटर कर दीजिए, जो भी करना है 20 मीटर बोल दीजिए, चलिए 20 मीटर को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, कोई मुझे बताएगा। बोला सर पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हो, बोला सर इसको dV/dx भी लिख सकते हैं, कितना आ गया, बोला सर ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, और ये कितना आ जाएगा, बोला सर 5 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब मेरे भैया याद रखना आपके 3 केसेस होते हैं, एक होता है चार्जिंग का केस में, और एक होता है जब इस सर्किट के अंदर नीचे वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब इसका पोटेंशियल बराबर आ जाता है उस केस के अंदर। तो मैं बोलता हूं कि जब आप लोगों का सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नीचे वाले के अंदर, अगर नीचे वाले के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी नहीं ड्रॉप कर रहा है तो क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं कर रहा है तो क्या होगा, अगर ड्रॉप नहीं कर रहा है, सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो तुम खुद सोचना, इसके अंदर अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है तो क्या होगा, अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा उस केस के अंदर यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर ये 20 है, तो इसके बाद में क्या हो गया 5 वोल्ट हो गया। अगर 5 वोल्ट है तो मैं इसके लिए लेता हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि 8 वोल्ट है, अगर ये 8 वोल्ट है और इसके बाद में यहां पे आप लोगों का 1 ओम है,
तो 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा? बोले सर 1 ओम की बात करोगे तो यहां से 8 वोल्ट है और ये ए पॉइंट है, ये आप लोगों का बी पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो VAB जो होगा वो किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा, यानी कि VAB जो होगा वो किसके बराबर होगा? VAB बराबर जो होगा वो बराबर होगा 8 वोल्ट के। अब ये VAB कहां से निकलेगा? अगर मैं VAB की बात करता हूं तो VAB आएगा कहां से? तो भैया VAB निकलेगा पोटेंशियल। अब ये कैसे निकलेगा पोटेंशियल की मैं जब बात करता हूं तो पोटेंशियल निकालने का सीधा सिंपल फंडा है कि भैया यहां पे आप लोगों का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है और ये लेंथ कितनी है, तभी तो पोटेंशियल होगा। भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है और लेंथ कितना है, तभी तो पोटेंशियल निकलेगा। भैया यहां से देखो, तुम खुद सोचना कि भैया dV/dx था इज इक्वल टू क्या है? V/L। तो भैया यहाँ पे जो L लेंथ है, अगर V की बात करना है तो क्या हो जाएगा? dV/dx और इनटू में क्या हो जाएगा? L। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हम लोगों को निकालना है, यानी कि VAB निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर VAB मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो कितनी है? 5 है, इनटू में करना पड़ेगा x, क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8/5 आ जाएगा, यानी कि 5 से इसको देखोगे 1.6 के समथिंग आ जाएगा, 1.6 मीटर के समथिंग आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा नल पॉइंट कितने पे आ रहा है? 1.6 मीटर के अराउंड तुम्हारा नल पॉइंट आ रहा है। तो इस तरीके से तुम लोगों को इनको चीजों को देखना है, जो नल पॉइंट निकालने का तरीका है। ये नल पॉइंट हो जाएगा, इसी के आधार पे तुम लोग यहाँ पे पोटेंशियल्स का कंपैरिजन कर सकते हो। पोटेंशियल का कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा? L1 लेंथ। मान लीजिए मैं बोला कि पहले वाले में अगर इसके कंपेरिजन करोगे तो dV/dx है, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा? L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 के। इसी तरीके से dV/dx है, यानी कि सर दूसरे वाले केस में ये L2 पे आया है, E2 के बराबर हो जाएगा। दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, इनको दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो सर L1/L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1/E2। तो इस तरीके से तुम्हारा ये सेलों के बीच में कंपैरिजन भी हो जाता है। और थर्ड जो केस होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। वो तुम्हारा क्या होता है? R इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है L1/L2 और -1 इंटू में क्या हो जाता है? R। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाती है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? L1/L2 माइनस में 1 और R तुम्हारा यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है अगर आप लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो। अब यहां पे तुमसे पूछा क्या है? देखो क्या बोला है? द रेजिस्टेंस अनप्लग्ड इन द बॉक्सेस, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से इसको कैलकुलेट करके और मुझे बता दीजिएगा कि कितना आप सभी की वैल्यू आ रही है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत प्यार से समझा दिया है। राइट बेटा, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चाहता है ढंग से तगड़े लेवल पे पढ़ना तो उसके लिए वो हमारे प्रीमियम कोर्सेज में जुड़ सकता है। किस तरीके से जुड़ सकता है वो मैं आप सभी को यहाँ पे समझा देता हूँ। तो प्रीमियम कोर्सेज में जुड़ने के लिए बेटा आप सभी को जाना पड़ेगा गूगल के ऊपर, और जब गूगल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद में पहले लिंक पे जाना है। जैसे ही आप लोग पहले लिंक पे जाओगे यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। ऑल कोर्सेज जैसे ही लिखोगे यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है, CUET लिखा हुआ है और CUET साइंस कॉमर्स आर्ट्स लिखा हुआ है। तो साइंस पे आप सभी जाओ और साइंस पे जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आप सभी आपके सामने आ जाते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते हैं आप लोगों को जाना है बाय नाउ पे और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है जो होता है Y485। इस Y485 को जैसे ही आप लोग लगाओगे यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि ये अड्डा में सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला कोड है। देखिए आपको सीधा सिंपल मिल रहा है 20%। तो इस पे कोड पे क्या है आप लोगों का? वो है Y485। तो जाइए इस Y485 को लगाइए और अपनी तैयारी तगड़े लेवल पे स्टार्ट कर दीजिए। कौन सा कोड लगाना है आप सभी को? वो कोड है, वो है आप सभी का Y485। तो ये आप लोगों का कोड है Y485। जाइए लगाइए और अपनी तैयारी उसको धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी यही टाइम है जिसको अगर आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिया तो सिलेक्शन की तरफ आप लोग एक कदम आगे बढ़ा दोगे। राइट, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर हम सभी ने सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सभी सीख ली हैं। आई होप कि इससे बेहतरीन चीज आप सभी को कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।